सुबह 8:07 पे इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद हुई, तो उसके बाद तो वैसे ही हम स्टोन एज में चले गए ना, पत्थर के ज़माने में चले गए। उसके बाद तो फिर किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रह गई कि किस तरह की गहमा गहमी होनी है। ये जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या पता वो जो फाइबर हमारी जो वो नीचे समंदर में जो केबल होती है, किसी मछली वो जो मछली काटती है, एग्जैक्टली किसी शार्क ने जो है बाइट कर ली हो उसे। देखें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अज़राहे मजाक आपकी बात ये बड़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ को इस वक्त मलहूज़े खातर रखना है, उस निगरान पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को, जिन्होंने 1 साल के दौरान कहा कि हमने जितने भी रिलीजियस प्रोसेशन करवाए, जितने भी रिलीजियस इवेंट करवाए, हर शाम को उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट सर्विस बंद किए बगैर, मोबाइल सर्विस बंद किए बगैर, इतने सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद हमने ये जो इवेंट है ये करवा दिया, मुकम्मल कराया। हाँ, जैसे ये अशूर का जुलूस, नवे मुहर्रम का जुलूस, इसी तरह अली डे पे जो जुलूस है, इसी तरह ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस, फिर उसके बाद 2 ईदैन आई, तो इस मौका पर निगरान पंजाब हुकूमत ने इस अमर का क्रेडिट लिया ना कि हमने इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की थी। उनकी प्रेस रिलीज आज भी मौजूद है। कल तक तो वो कह रहे थे हमने इंटरनेट बंद नहीं करना, या आज सुबह ही कुछ हुआ है? कल जब अचानक से ही मछली आ गई। कल जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई और लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया और लोगों ने ज़राए पे बताना शुरू किया कि हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ये इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी, तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने हर जर्नलिस्ट को वजाहती बयान जारी किया और साथ में एक फ़ोन भी किया कि काइंडली अपने टीवी पे चलाइएगा, हम तो किसी तरह इंटरनेट सर्विस बंद नहीं कर रहे, मोबाइल सर्विस बंद नहीं कर रहे। तो आज सुबह 8:07 पे आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ एग्जैक्टली? मैं देखें जी, अज्यूम कर लें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और अमन इंतखाबात हुए, लेकिन फिर भी एक सवालिया निशान तो उठेगा ना। ये सारी जिंदगी के लिए इस चीज को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट है, 2.25 घंटे हो गए हैं, अभी तक लोगों के जहनों में ये कंफ्यूजन पैदा हो गई है। किसने किया, इस चीज की निशानदेही करनी चाहिए। क्यों किया, इस चीज की निशानदेही करनी चाहिए। देखें जी, जिस जगह पे सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, लाइक ये जो यस्टरडे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आप वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाएं, लेकिन यहाँ पे कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं? आपने पुलिस की नफरी तैनात कर दी है, रेंजर इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो सड़कें हैं उनको बंद कर दिया गया, जो पोलिंग स्टेशन है वो कार्डन ऑफ है, किसी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रात जब सामान की तरसील हो रही थी, इमरान मलिक साहब हमें बार बार अपडेट कर रहे थे, तो वो किसकी निगरानी में हो रही थी? इसके बावजूद आज अब मोबाइल जो सर्विस है ये बंद कर रहे हैं, तो खुदारा इस इलेक्शन को मुतनाज़े ना करें। ये 5 साल बाद जो इलेक्शन आते हैं, लोगों को थ्रेट था ना, सुबह उन्होंने जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी थ्रेट था, दहशतगर्दी हो रही है, बहुत ही जानों का पहले भी नुकसान हो चुका है, तो हम अब नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। सर जी, इस चीज़ से कतई नज़र हो जाए कि वो ये इलेक्शन डे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या 2018 में भी बंद हुआ था। आप देख, नहीं 2018 में ये बंद नहीं हुआ था, ये 2008 में एक दफा हुआ था। उसके बाद इलेक्शन डे पे ये जो इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल सर्विस है, ये चलती रहती है। ये इलेक्शन डे की वजह से जहां आपने ये इंटरनेट सर्विस बंद की है, इसके बाद देखें कि इसकी वजह से मसाइल कितने हो रहे हैं। कैसे है, एक शख्स जिसने वोट कास्ट करना है, लेकिन साथ में उसने अपने बिलोंगिंग्स का ख्याल रखना है, उसकी वालदा बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो अपने घर किसी काम पे गया है, वो तो जो इतना सारा टाइम है वो तो बेचारा परेशान है। हाँ। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है वो वक्त के साथ साथ बूस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि आज आपने जो अरबों रुपए का रेवेन्यू आईटी सेक्टर से आना था, वो सारा का सारा बंद कर दिया। ये तो आप सरासर गलत कर रहे हैं। हाँ। इमरान साहब हंस रहे हैं, आप कुछ अब आपको पता लगा जब एक रिपोर्टर से आप एक मोमेंटम खोते हैं तो क्या होता है। वो देखिए, अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, हम अपना गुस्सा भी साथ साथ उतार रहे हैं, मगर ठंडे लिफाज में। कोई हम किसी को ये नहीं कह रहे कि वो बुरा है, मगर ये मकसद ये कहने का है कि शेख साहब, अब आप रायवन से आए हैं, आपके पास एनए था, आप उस हल्के को छोड़ के आए, मैं अपने हल्के को छोड़ के आया, लोगों को ये बताने के लिए भाई हम फील्ड में मौजूद हैं, मगर हम यहाँ पे आपके लिए जो खबर भेजना चाहते थे वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है, वो नहीं दिखा सकते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो गई है। देखिए, जैसे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़ुमान ने ये सुबह एक अपना वोट कास्ट किया है यहाँ पे बावलपुर हाउस GOR 2 में,
और वहाँ पे उन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल में ये वोट कास्ट किया है। 7:30 पे मुझे मैसेज आता है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब अपना पहला वोट कास्ट करने घर से निकल गए हैं। आप बिलीव करें, मैं तैयारी कर रहा था, उस दरमियान में मैंने 4 टिकर बनाए कि जैसे ही वीडियो आएगी मैं अपलोड कर दूंगा। अब मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ कि ये क्योंकि सबूत साथ साथ होने वीडियो आने तक शार्क आ गई थी। ये मैं आपको ये देखिए मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ। वही तो कह रही मैंने कहा कि जी NA 129 PP 171 चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने GOR2 बहावलपुर हाउस प्रोग्रेसिव स्कूल में पहला वोट कास्ट कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन अमला और इंतजामिया वोटर्स के लिए माहौल दोस्त बनाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अख्तर जमान का कहना है कि शहरी अपना हक के राह दही वोट डालकर इस्तेमाल करें। अब ये वीडियो का मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल ये देखें क्या लिखा हुआ नीचे। ये मैसेज वीडियो नहीं आई, मलिक साहब को सिर्फ ये गुस्सा है, वीडियो नहीं आई अभी तक। 7 बज के उसने मुझे कहा, वो देखिए उन्होंने भेज दी है अपने फोन से, उन्होंने फोन से भेज दी है, वो सफर में, वो रास्ते में है। मैं प्रॉब्लम में आया उसके बाद आज के दिन में ये जो इतना बड़ा मेजर इशू हुआ, इसके बाद एक और चीज भी डिबेट है, वो ये है कि 2018 का जब इंतखाबी मार्का था और रात को रिजल्ट आना शुरू हुए तो एक वक्त में खबर आई कि जो RTS सिस्टम है वो बैठ गया। हाँ जी। आपने तो सुबह 8 बजे ये RTS सिस्टम बिठा दिया, वो तो अगले दिन वो तो रात को जब गिनती हो गई 5 बजे पोलिंग बंद हो गई, तो देखे ना आपने तो शुरू में ही इस वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सारी सिचुएशन के बाद ज़ैन जो शफाफियत है इलेक्शन की उसके ऊपर बहुत बड़ा निशान आएगा। ये क्वेश्चन मार्क तो है, क्यों ये हमें जरूरत पेश आई कि हमें इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करनी है। कोई तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे हमारे वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी इफ्तिताह कर रहे थे वहाँ पे कार्डियोलॉजी में। हाँ जी। वहाँ पे एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल भी किया, तब भी मैं उठा हुआ था। अच्छा, क्योंकि हमने साथ साथ चलना होता जी साथ साथ सारी अपडेट्स देनी होती तो वहाँ पे जब वो कर रहे तो वहाँ पे भी ये उन्होंने कहा कि जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया, CCTV कैमरे लग गए हैं और जो है मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। बिल्कुल लगता है ये चाबी किसी और के पास है। अच्छा जी, इसमें मैं डॉक्टर साहब भी बोलिए। डॉक्टर साहब भी, हाँ जी। नकवी साहब जो है ना, पहली बात तो ये वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, लेकिन उन्होंने बयान दिया बतौर वजीर आजम के। अच्छा। कैमरा और ये तमाम इदारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अच्छा। वफाकी हुकूमत इन्हें कंट्रोल करती है। ओके। तो CM का ये बयान देना ही उनके हक में नहीं था, क्योंकि सारा कुछ तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और दूसरी मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे नशरियाती इदारे हैं, आपके चैनल्स हैं, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि 2008 में भी उस वक्त मैं कैंडिडेट भी था, इलेक्शन लड़ रहा था मोनस इलाही साहब के मुकाबले में, और ये उस वक्त भी सिलसिला हुआ था। तो मेरा ये ख्याल है कि इदारों को जो ऑल्टरनेट सिस्टम्स हैं जिसमें सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और अभी वहाँ से वीडियो फुटेजेस बन के आ सकती हैं, बहुत से तरीके अख्तियार करने चाहिए। डॉक्टर साहब परसों हमें बता देते, हम खरीद लेते हैं, हमें तो आपने मौका साहब बात ये है कभी आपको बताते नहीं है। देखें, अगर बता दिया जाएगा तो आप इंतजाम कर लेंगे। इंटेंशन तो यही थी ना कि डॉक्टर साहब सिर्फ एक चीज माजरत के साथ 2008 और 2024 का कंपैरिजन किस तरह बनता है। 2008 में आप देखें कि तब डिक्टेटर की हुकूमत जारी थी। 2007 में बेनजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर शहीद भुट्टो जो है, जो आप बात कर रहे हैं ना कि बताने की, देखें पहली बात तो ये है कि जो कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि अगर हुकूमत किसी मौके पे गलत फैसला करे तो आप उनके मोहतात नहीं है कि आपने उनके डायरेक्शन पे अमल करना है। आप अपना चैनल चला रहे हैं, आपके पास दुनिया पूरी में, चलिए हम तो चैनल चला रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं। एक आम आदमी कैसे चलेगा बगैर सर्विसेज के, मोबाइल सर्विसेज कवरेज की बात कर रहा हूँ। मैंने BBC के हेडक्वार्टर का दौरा किया। 8300 पर किसी ने मैसेज करके वोट चेक करना है, वो कैसे करेगा? मैं गुजारिश करता हूँ आज सुबह 8 बजे चेक नहीं करना, कैसे करना है? उसने सुबह 8 बजे चेक नहीं करना। कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है डॉक्टर साहब। हो सकती है। देखिए, मैं अगर मेरे एक अजीज दोस्त है, वो बीमार है, अब देखिए हमारे जैसे भी कोई लोग होंगे ना जो पहले बहुत बिजी होंगे अपनी ड्यूटीज पे, अपने कामों पे, आज उन्होंने अगर जाना होगा, हमने 8300 पे मैसेज करके मेरे एक अजीज दोस्त हैं डॉक्टर साहब। अच्छा। वो शदीद बीमार हैं, उनकी बेटी ने मुझे सुबह मैसेज दिया है कि उनकी ये सूरत हाल है, बताएं क्या करें। अब मेरे पास ये मौका मौजूद नहीं है कि मैं उनको रेफर करूं या किसी पल्मोनोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से रब्ता करूं। आपकी बात तो यही तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ ये वोट की हद तक नहीं है, ये बाकी हमारी जो सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, मुतासिर कर रहा है। असूली तौर पर ये गलत फैसला है। हाँ जी। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं BBC के हेडक्वार्टर में गया लंदन में, वहाँ मैंने कोई 8 घंटे का दौरा किया। अच्छा।
आप यकीन करें कि मुख्तलिफ मौके पे उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्टीजेंसी प्लान्स बनाए होते हैं अच्छा। कि डिज़ास्टर हो जाए, नेट बंद हो जाए, जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, तो इस तरह उनके बहुत से सिस्टम्स होते हैं जो बड़े अब आजकल सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है। सर हमारे 10-15 बात तो ये नहीं, 5 बजे तक मुझे लगता है आ जाएगा, जरूरी है। हम तो वो कर लेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, हमारे हुकूमती इदारों के पास कोई भी ऐसा प्लान होता है? अगर उनका ए प्लान खराब हो जाता है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, डिजास्टर प्लान्स में मेरी गुजारिश सुन लें आप, असल में तनकीद करना बड़ा आसान है। नहीं, हम पॉजिटिव साइड भी मैं दिखा आपसे रहे कह रहा होते हूं हैं, कि पीडीएम में है हमारे जो इदारे हैं, जो रेस्क्यू के इदारे हैं, 11 है, 22 रेस्क्यू के, पीडीएम में, एनडीएम में, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ठीक है, 6 साल तक, ठीक है, एज चेयरमैन हिलाल अहमद। तो आप यकीन करें कि हमेशा कॉन्टीजेंसी प्लान्स में प्लान 1, 2, 3, 4, 5 मौजूद होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, फर्ज करें अभी सैलाब आया था, हाँ जी, उसमें आपके राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं, तो आपने राब्ता कैसे करना है? अच्छा, इसी तरह वहां पे एड कैसे पहुंचानी है? नहीं डॉक्टर साहब, बात तो ये मोबाइल सर्विसेज तो नहीं ना बंद हुई थी डॉक्टर मैं ये साहब। कह आप रहा हूं, बात को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं, सुन ले जरा। इसका मकसद है कि इलेक्शन नहीं, डे, मैं आप- डिजास्टर डे है, नहीं, हम इसको ऐसे- assume कर लेंगे हम it's a तो disaster बड़ा day। अच्छा असल सोच में रहे थे, मसला इलेक्शन ये डे है पे कि सारा रात को- पॉजिटिव होगा देखिए, चीजें। हमने जब मैंने पूरा कहा- साल सीएम वज़ीर आला पंजाब को ही देखे हाँ ना, जी। एक हमने चीज़ तो confirm हमने है तो कि उन्हीं के ऐलान सुने हैं ना। साहब को तो नहीं उनके देखा। ऐलानों हाँ पे जी, यकीन तो- करना चाहिए नहीं आपको। नहीं, क्यों? करना चाहिए, ओ भाई, क्यों नहीं मीडिया, करना मेरी देखिए, बात सुन ले, एक- मेरी एक- बात सुने, एक चीज़ मीडिया के ऊपर तो- मीडिया जो है ना, आप सीएम के अंडर नहीं है, आप देखिए, इंडिपेंडेंट हम है, अंडर आजाद नहीं है। मीडिया नहीं, है। हम तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए डॉक्टर साहब देखें, अंडर नहीं है, आपको क्यों नहीं तैयार है? रहना है हर सूरत हाल के हम तो लिए। तैयार है डॉक्टर साहब, हम तैयार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऐलान जी सीएम किया ने है कह कि दिया, वो सीएम ने सारी बातें सच्ची कही आज तक, कि अब भी यकीन तो कर जितने लेंगे। भी सीएम आए हैं तो वो यही बातें करते भाई हैं। नहीं होता ऐसे। एक चीज के देखिए- ऊपर तो हमारा कंसेंसस हो गया ना कि पूरे आपके पैनलिस्ट ने इस अमर को कंडेम किया। हाँ, उन्होंने condemn कहा कर रहे हैं, कि बिल्कुल। कंडेम किया, हम भी 100% कंडेम करते हैं ये- कि ये सर्विसेज नहीं मुअत्तल ये होनी चाहिए। सर्विसेज मुअत्तल इससे नहीं होनी 100% चाहिए। में इतफाक करता अब- हूं। ठीक है। अब मैं एक और क्योंकि इससे पैनलिस्ट के आपका वोटर भी मुतासर होगा डॉक्टर बहुत साहब। ज्यादा अच्छा। आप सिर्फ मैं बाकी देखिए, सियासी मिसबा- जमातें नहीं, मैं आपको जो आपका मैसेज वोटर है भी मैं मुतासर आपसे होगा। agree कर रहा हूं। वो कैसे वोटर अपना मैसेज Exactly, करेंगे? वही मैं ना। आपसे एग्री कर रहा हूं कि असूली तौर पर यह गलत फैसला है, हाँ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा कॉन्टीजेंसी प्लान मौजूद होते हैं। अब चले देर आए दुरुस्त आए, अभी गवर्नमेंट इस पैनलिस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो मान वो ले, मान ले। और अभी इस जो इंटरनेट सर्विस कितनी है, उस मोबाइल सर्विस मासूम को- मासूम ख्वाहिश है मेरे भाई जान साहब की देखिए जी, आपकी बात मान ले और जो उनके अपने फैसले हैं। हो भी सकता अच्छा, है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे इस हैं, तरह आप करें, हो तस्वीर सकता दे रहे है। हैं कि ये जो इंटरनेट सर्विस है इसके पीछे को उनके फैसले हैं जिसकी बिना पे देखिए, ये मैं मोबाइल तो सर्विस बंद है। नहीं, मैं तो आपसे ओपनली कह अब रहा हूँ देखिए ना, कि ये भी मासूम ये सी बात सारे है। ऑर्गेनाइज्ड। ये भी देखिए मेरी मासूम बात सा सुने, सवाल है, इसका भी जवाब दे दे। पहली बात मासूमियत तो में। ये है कि ये जो कुछ भी इलेक्शन होता है ना, ये कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है। मेरी बात सुन लें, 2000 तकरीबन 1999 से हाँ जी। मैं इस अमल को देख रहा हूँ ओके, और तकरीबन हर इलेक्शन का हिस्सा रहा हूँ। हर इलेक्शन में 2002 में, 2008 में, 13 में थोड़ा न्यूट्रल था, 2018 में और अब 24 में। अच्छा, इसमें जो फर्क है ना वो 2-3-4% का होता है। अच्छा, नून लीग की साइड ले गए हैं आप। नहीं नहीं, मैं देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। 77 के बाद ना, भुट्टो साहब के जाने के बाद कुछ चीजें पॉलिसी बन गई, बल्कि 71 के बाद 70 के इलेक्शन में 62% टर्नओवर हुआ। अच्छा, उसके बाद फैसला हुआ कि ये 62% के बाद इलेक्शन फेयर हुआ है, मुल्क टूट गया। इसका मतलब ये इलेक्शन फेयर नहीं कराना। मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी 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 जी, अब हर इलेक्शन के जो स्ट्रेटजी है उसमें मंसूबा साज और कारसाज ये देखते हैं कि हमने क्या करना है और हमारे लिए क्या सूटेबल है। अच्छा, वो आपने फैसला नहीं करना, या मौसम नकवी ने नहीं करना, या मियां आमिर साहब ने नहीं करना। हाँ, ये फैसला उन्होंने करना है जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, हुकूमत चलानी है और आगे उसको आगे बढ़ाना है। तो ये जो मेरे भाई कह रहे थे, मैं इनसे एग्री कर रहा हूँ कि असूली तौर पर इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। तो कर रहे हैं हम। अच्छा, हम कर रहे हैं सब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर इलेक्शन में एक नई टेक्निक होती है। जैसे आरटीएस बैठ गया था, मैंने उससे पहले एक बाई इलेक्शन था, मैंने बताया आपको, उसमें एक और टेक्निक थी। हाँ जी, बंदे उठाए जा रहे हैं, हाँ। फलां हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें हर इलेक्शन में एक टेक्निक होती है। अच्छा। इस इलेक्शन में इस टेक्निक का इंकशाफ आज सुबह हुआ है कि 8:37 में ये बंद होना था। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। आगे 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 नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, हर लेकिन दफा मैं नई नई टेक्निक्स का लेकिन मैं उसके इस्तेमाल साथ किया साथ ये जाता भी है। कह रहा हूँ कि हमेशा तैयारी करनी चाहिए अच्छा। काउंटर करने की। सही, अच्छा जी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि टेक्निक से निकल के और ये सारे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है इससे निकल के
लेट द पीपल डिसाइड। एग्जैक्टली, जो लोग वोट कास्ट वोट कर कास्ट रहे करने दें हैं लोगों ताकि को। लोगों को जो वोट की ताकत है उसके ऊपर उनका एतमाद भी बहाल हो और लोगों को इस चीज़ का यकीन हो कि जो वो वोट कास्ट कर रहे हैं वो वाकई क्योंकि ही ऐसे तो फिर पहले ही धांधली की बहुत ज्यादा शिकायतें आ भी रही थी, लोग बातें भी कर रहे हैं, सियासी जमातें भी बातें कर रहे हैं, ऐसे तो और ज्यादा फिर होगी। देखिए जी, वो कहेंगे जी धांधली हुई है। 14 अगस्त 2014 के बाद आज ये 8 फरवरी 2024 इस मुल्क से जो धांधली की बाज गश्त है ना वो खत्म नहीं हो सकी, वो नहीं खत्म हुई। साबिक जो चेयरमैन पीटीआई बानी पीटीआई वो एक लॉन्ग मार्च लेके निकले और उसके बाद उन्होंने इस बात का इस कदर डंडोरा पीटा कि आज तक कुछ भी हो जाए ये जो इंटरनेट सर्विस है ये अगर आज 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाती तो यही कहा जाता कि धांधली होगी होगी। काइंडली ये जो जितने भी रियासत के इदारे हैं, अहम इदारे हैं, इनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि इन रियासती इदारों के ऊपर आवाम का एतमाद बहाल हो और आवाम वाकई ही कहे कि हाँ जो हमने वोट कास्ट किया ये हमारे उसी कैंडिडेट को मिला और वही हुकूमत होती है ना। अब ये होगा जी 12 बजे अगर फॉर्चुनेटली 12 बजे अगर खुल जाती है सर्विसेज तो कह दिया जाएगा जी डब्बे भर चुके हैं, वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिया है, फलां हो गया, ये सारी चीजें ही फिर हमारे सामने आएंगी। पाकिस्तान ने कह दिया था कि जी हम ये सर्विस बंद कर रहे हैं, कोई 8 बजे उनका बयान आया था, उनकी वीडियो सामने जी उनकी सामने आई थी। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा वाकया हो गया, नाखुशगवार वाकया था कि अब हम इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वजारत दाखिला को कहा है कि आप ना फिलहाल। अब मुझे बताएं कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें चले वोटर्स को तो परेशानी होगी मगर बहुत सारी आज ना लोग कट गए हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है। इलेक्शन होता ही कम्युनिकेशन के साथ है, कम्युनिकेशन गैप के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एजेंट ने अपने जो उम्मीदवार है उनसे रब्ता रखना होता है, हर उम्मीदवार ने पूछना होता है कि अब अंदर पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा। चलिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वोट कितने आए, वोटर कितने आए, ये जरूरी है कि वोटर्स को लाने वाले कौन थे, वोटर कैसे पहुंचे, खुद अपनी मदद आपके तहत पहुंच रहे हैं। वोटर्स को ट्रांसपोर्टेशन का मामला होता है, उनको कहाँ से बिठाना है, कहाँ से लेकर जाना है। देखिए ना कुछ लोगों अब सारी फैमिलीज के एक ही हल्के में उन्होंने नई पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, किसी का कहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, किसी का कौन से इलाके में पोलिंग स्टेशन बना दिया हुआ है। तो ये भी जो गैप है इसकी वजह से भी बहुत से लोग जो है वो मुश्किल का शिकार होने वाले हैं। जगह ढूंढेंगे, मैप उन्होंने लगाना है कि कहाँ हमारा पोलिंग स्टेशन है, नहीं मिलेगा उन्हें और वो अगर पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंच सकेंगे तो उनका क्या फायदा। और सबसे बड़ी बात ये कि रिजल्ट कैसे तब तक आ जाएगा मुझे लगता है। एक बात मलिक साहब ने ना बड़ी इसमें तब तक बहाल हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बता दिया गया कि ये जो इंटरनेट सर्विस है, बंद होने वाली है, इसको बंद कर दिया जाएगा किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए। देखें मैं समझता हूँ कि ये सारा आपने प्लान बना लिया, सिर्फ एक इसमें काम करें कि कम्युनिकेट टू पब्लिक, लोगों को कम्युनिकेट कर दें। कल रात को कर देते फिर आप कम्युनिकेट कर देना, कर तो रहे हैं हमारे जरिए, और क्या करें हम, यही तो बता रहे हैं। सुबह तो किया है उन्होंने, रात को यही तो लोगों को बता रहे हैं, यही तो चाहते हैं। देख टैक्टिस है ना। अच्छा ये कि आप आके सुबह करते हैं, हम इसी बहस में को 3-4 वो लोगों को यही तो बार-बार हम बताते जा रहे हैं। असल मौजूद है मोबाइल बंद है, मोबाइल बंद है, यही तो बता रहे हैं कि इलेक्शन तो मैंने बात की है कि अब पहले भी धांधली की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, अभी भी फिर धांधली की बातें होंगी जी। मोबाइल सर्विसेज बंद हैं, धांधली होगी। सियासी जमातें पहले भी यही चल रही थी, कह रही थी। अमली चीजें से आगाह करता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है ना, हाँ, ये कभी भी 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अच्छा, आप कह रहे हैं शिफाफ नहीं होता? सारे नहीं होते। देखिए उसकी वजह ये, मैं आपको मिसाल छोटी सी देता हूँ। हर इलेक्शन में जो रेगिंग है उसका पार्ट है। अच्छा, वो किस तरह होती है, किस हद तक होती है, ये देखना होता है। जहाँ वो हद से बढ़ जाए, जैसे 77 में हुआ कि थोड़ी सी रेगिंग हुई लेकिन ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई, लोग बाहर आ गए, मार्शल लग गया। इस तरह जो रेगिंग है वो पार्ट ऑफ पोलिंग है। पाकिस्तान में नहीं, साउथ ईस्ट एशिया जितना है, आप देख लें हसीना वाजिद के इलेक्शन हुए, दुनिया भर के अदारों ने उसको तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल ऐसा। भारत के चंद इलाकों में भी इलेक्शन हुए, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी थी, उसके बावजूद इतराजात हुए। श्रीलंका में हुए, बांग्लादेश में तो बेतहाशा इतराज हुआ कि जी वोटिंग रेशियो 27% है, उन्होंने बढ़ा के 38-40 कर दी। तो अच्छा, उसमें दूसरी बात एक और है, हमारे जो दही इलाके हैं ना, वहाँ पे सूरत बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, फर्ज करें अभी मैं पिछले दिनों में जब इलेक्शन के ये कैंपेन चल रही थी तो मैं एक पीर साहब मुझे मिल गए, मैं नाम नहीं लेता। अच्छा, सरगोदा के इलाके के पीर थे, उनके साहबजादे मुझे मिल गए, टिकट के लिए पहुंचे हुए थे मुस्लिम लीग के पास। अच्छा,
तो मैंने कहा पीर साहब आपने तो 4 पार्टियां बदली हैं, पहले आप पीपल्स नून लीग में थे, काफ लीग में, फिर पीटीआई में, अब फिर नून लीग में। तो उसने कहा जी हमारे 70-80 हज़ार जो हैं वो पीर मुरीद हैं, अच्छा। जो हमें नोट भी देते हैं, वोट भी देते हैं, हमारे पाँव को हाथ भी लगाते हैं। उठ शाह हुसैना वे तो जिस कौम में बदली बैठे वेस जिस कौम में 70-80 हज़ार बंदा एक आदमी के हाथ चूम रहा हो, है। वोट दे रहा हो, नोट दे रहा हो, वोट डाल रहा हो, क्या बात वहां पे आप जब बात करेंगी बरतानिया या अमेरिका की तो वो साथ उसके टैली नहीं करेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चले हाँ जी जो हमारे यही से नहीं अभी शुरू नहीं करना, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो यही से शुरू करेंगे। ये मोमेंटम इसी तरह जारी रहने वाला है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लाहौर न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। 2 हमारे जो गेस्ट थे ज़ैनुल आबदीन और इमरान अकबर, उन्होंने हमसे जनाब रुखसत ले ली है, वो चले गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे ही अब बात कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आज का दिन है, वोट कास्ट करने जाना है, वोटर की बड़ी अहमियत है, उसके साथ साथ जो कह ले कि पॉलिटिकल जो एजेंट्स होते हैं या जो इलेक्शन पे वहाँ पर खड़े हुए होते हैं एजेंट्स, उनकी भी बड़ी एक अहमियत है, वाइटल रोल प्ले करते हैं वो लोग। तो मुझे ये बताइए कि इलेक्शन में एक तो प्रोसेस कितना इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इनफरादी कुव्वत रखना सियासी पार्टी का, वो किसके पास है इस वक्त? देखिए मैंने पहले यही गुजारिश की थी जब मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि इलेक्शन के दिन 3 चीजें काउंट करती हैं। एक इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का दिन और इलेक्शन की शाम। इलेक्शन से पहले जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो नोटिफाई होते हैं और एक एमएनए के हलके के लिए तकरीबन 700-800 लोग चाहिए होते हैं। अच्छा। जो पोलिंग एजेंट बन के बैठते हैं उसमें आधी खवातीन हैं, क्योंकि 35 लाख वोट औरतों का है लाहौर शहर में। तो इसलिए जब वो पोलिंग एजेंट जो हैं वो जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्योंकि पुरानी पार्टीज हैं, इनके पास मौजूद हैं और उनकी तरबियत हुई होती है। अच्छा, ट्रेनिंग होती है और 4 इलेक्शंस वो भुगता चुके हैं। ओके। अच्छा, फिर वो सिलसिला आगे चलता है ट्रेनिंग का। तो आज हर हलके में एमएनए के हलके में जब 800-900 लोग चाहिए तो 14 हलके हैं लाहौर में एमएनए के, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो 14,000 बंदे चाहिए आपको एज ए पोलिंग एजेंट, जो ना तो पीटीआई के पास है, अच्छा, ना किसी और के पास है। सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा नून के पास है, क्योंकि देखिए वो हुकूमत में रहे हैं। अच्छा। पिछले 15-20 साल में उनकी हुकूमत रही है पंजाब में, तो उनके पास लोग भी मौजूद हैं, ट्रेंड भी हैं, वसाइल भी हैं, और जैसे मैंने पहले कहा है कि उनका यहाँ कई हलकों में गढ़ है और उनका जो मैकेनिज्म है इलेक्शन मैकेनिज्म के लिए अफरादी कुव्वत जो मुयस्सर है। अच्छा, अब उन लोगों ने सुबह वोट डलवाने अच्छा, उनको किस किस चीज की इजाजत होती है? जो ये पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या क्या वहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर बैठ के क्या क्या कर सकते हैं? पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनका नामों की लिस्टें 1 हफ्ता पहले आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करानी होती है। ओके। वो जमा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर पोलिंग स्टेशन पे मर्द या औरत वो जाएगा, उसको लेटर मिलेगा, वो जाके अंदर बैठेगा, इलेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा, अगर कोई गैर कानूनी बात हो रही है तो उसको रोकेगा। अच्छा। और उसके बाद शाम को जब सारे वोट जमा होकर रिजल्ट बनेगा, वोटर पे इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा? नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वहां पे किसी को आप उस मौके पे कन्विंसिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां बैठकर अपने जो मफादात हैं उनकी निगरानी करते हैं, निगहदाश्त करते हैं कि कोई जाली वोट ना डाले, कोई ज्यादती ना हो, उसके अलावा फोन ना लेके जाए अंदर, हाँ, कोई भी गैर कानूनी काम ना करे। दूसरा ये कि शाम को 5 बजे जब पोलिंग बंद हो जाती है तो 2-3 घंटे में जब रिजल्ट बनता है तो वो सारे रिजल्ट इकट्ठे करके साइन करके एक साइंड कॉपी पॉलिटिकल एजेंट को मिल जाती है। अच्छा। ताकि उसके पास भी बतौर रिकॉर्ड मौजूद रहे। तो उस दौरान इन 1000 लोगों को वहां सुबह ले जाना, 7 बजे पहुंचाना, अच्छा। फिर उनको दोपहर को खाना खिलाना, शाम को उनको लेकर आना, तो ये 24 घंटे की एक एक्सरसाइज मशक होती है। जिसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, खाना चाहिए, अफराद चाहिए, फिर उन 1000 बंदों को ले जाने के लिए मतलब सुबह पहले नाश्ता करते हैं वो वोटर्स, वो लोग सारे हल्के के, फिर उसके बाद वोट डालते हैं, फिर वो जनाब खाना खाएंगे और उसके बाद उन्हें घर छोड़ा जाएगा। 1000 बंदों को क्या बात है, उन 1000 बंदों के लिए 1000 बंदे और चाहिए ना, तो 2000 हो गए। तो 14 हल्कों में 28,000 बंदे तो ये चाहिए। अब लोग ये समझते नहीं, अभी आप मैं पढ़ रहा था टिकट कि जी हमजा शहबाज का कांटेदार मुकाबला हो रहा है आलिया हमजा से, जो उम्मीदवार है पीटीआई के, आजाद उम्मीदवार, जेल में, वहां पे उनके पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है, निशान मौजूद नहीं है,
उस हलके में कोई उनकी यानी ज़्यादा कोई असर और रसूख नहीं है, तो कांटेदार मुकाबला कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आता। यही तो बात है डॉक्टर साहब, पहले ही ये लोग सारा इसी चीज़ को बोल रहे थे, क्लेम भी कर रहे हैं कि हमें फिर जो एजेंट्स है वो नहीं दिए जाएंगे, हमारे खिलाफ जो है ये सारी कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए पॉलिटिकल एजेंट तो पार्टीज ने देने हैं। अच्छा। देखिए अभी मैं मिसाल देता हूँ आपको, 4 दिन पहले मैं पिंडी गया, उससे पहले मैं मुल्तान भी गया। वहां पे आप हैरान होंगी कि पिंडी और मुल्तान के तकरीबन जो शहरी हलके थे, उनके तमाम पोलिंग एजेंट्स जो पीटीआई के लोग थे, उनके नाम उन्होंने दे दिए थे वहां पे। अच्छा, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को। अच्छा। और वहां पे तमाम नाम जमा कर दिए गए थे, लेकिन लाहौर में ये सूरत हाल नहीं है। कई शहरों में, जैसे मैंने कहा मुल्तान और पिंडी में, पीटीआई के पास पोलिंग एजेंट मौजूद है। नहीं है। अच्छा, है वैसे वहां पे हैं। चंद हल्के ऐसे हैं शहर में, मुल्तान के और पिंडी में, जहां वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लाहौर में नहीं कर रहे। इस तरह और बहुत से इलाके हैं, दही इलाकों में नहीं कर रहे। लाहौर के इर्द गिर्द जो दही इलाके हैं, और इवन शहर के अंदर भी, आपने बात की थी मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के की, वहां पे 4 दफा इलेक्शन लड़ चुकी है पीटीआई, 3 दफा वहां यास्मीन राशिद साहबा हारी हैं, लेकिन अभी भी उनके पास 1000 पॉलिटिकल एजेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप पूछेंगे क्यों? अब मैं जब पिछले 15 दिन घूमा फिरा हूँ हल्कों में, तो मालूम हुआ कि वो लोग जो पीटीआई में थे, जब उनको ये यकीन हो गया कि अब पीटीआई हुकूमत में नहीं आएगी, और उनके 200-250 लोग आईपीपी में जा चुके हैं। अच्छा। उनकी तंजीम बिखर चुकी है, बल्ले का निशान वापस लिया जा चुका है, तो लोगों ने अपनी हमदर्दियां और वफादारियां तब्दील की। अच्छा। उन्होंने कहा देखें अब हुकूमत में कौन आ रहा है, अगर पीटीआई नहीं आ रही तो शायद नून आ रही है, तो अगर नून आ रही है तो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मतलब हर इलेक्शन में जिसकी हवा चलती है, जिस हुकूमत की हवा चलती है, उसमें आ जाते हैं। 10 to 15-20% लोग होते हैं अपने मफादात के लिए पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, उनको वोट करते हैं। तो ये सीन होता है। अच्छा, दूसरा ये तो हमने एजेंट्स की बात की, उम्मीदवार के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्या उम्मीदवार जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर जा सकता है? उसकी हदूद क्या क्या होती है? अच्छा जी, जो उम्मीदवार होता है ना, हाँ जी। उसको एक लेटर जारी होता है। अच्छा। वो हर पोलिंग स्टेशन में जा सकता है। ओके। जाके वहां पे देख सकता है कि इलेक्शन ठीक हो रहा है या कोई उसके खिलाफ धांधली तो नहीं हो रही। जैसे मैंने आपसे गुजारिश अभी तो आपने कहा था कि कोई नहीं शफाफ इलेक्शन होते, ट्रांसपेरेंट तो 100% ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा। हाँ जी। मुनसिलाई से मेरे के मुकाबले उसमें मेरे खिलाफ 14,000 वोट लाहौर शहर में कास्ट कर दिए जाली। अच्छा, वो किस तरह हुआ? अच्छा, हमें तो इस तरह पता लगा जब रात को काउंटिंग के लिए जज के पास पहुंचे। हाँ। तो मालूम हुआ कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो हमें दिए हैं वो और हैं, जो वहां आ रहे हैं वो और हैं। अच्छा, फिर वहां पे जितने नाजमीन थे उनको उन्होंने बैलेट पेपर दे दिए, और कई इतने बेवकूफ थे कि वो पूरी कॉपी इसके डाल गए। तो ये तमाम मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, जिसमें ये नहीं कि कोई सारी ऑर्गेनाइज धांधली होती है। हर हल्के में धांधली मतलब थोड़ी सी होती है, धांधली का अंदाज पता ही ना चले। हाँ। नहीं, अंदाज मुख्तलिफ है। हाँ। देखें, जो लोग, फर्ज करें, मैं नाम नहीं लेता, कुछ लाहौर के ऐसे हल्के थे जो दही हल्के थे। हाँ जी। वहाँ लोगों ने वोट खरीदे हुए थे। अच्छा। 12-15 हज़ार वोट खरीदा हुआ है, कसम कुरान ली हुई है, 12-15 तो ऐसे वो बात कर लेना। बिलावल भुट्टो जरदारी का और अता तारड़ का जो हल्का था, वहाँ पर तो वीडियोस भी हमारे सामने आई थी। अता तारड़ ने पहले वीडियोस दी, उन्होंने दिखाया कि जनाब वहाँ पर पैसे खरीदो फरोख्त हो रही है वोट की। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने भी अता तारड़ की वीडियो सामने भेजी, फिर उन्होंने कंप्लेन भी की इलेक्शन कमीशन में, और एट द एंड परसों उन्होंने कंप्लेन अपनी वापस कर ले ली। वो इसीलिए कि उनको ये अंदाजा है। अच्छा। कि हर हल्के में, सब में नहीं, हाँ। मैंने कहा लाहौर के चंद हलकों में हाँ। खरीदो फरोख्त भी होती है। अच्छा। धांधली भी होती है। सारी सियासी पार्टियां करती हैं, सारी करती हैं, सारी करती हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो। देखें, मैंने आपसे गुजारिश की है कि यहाँ की अदलिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंतजामिया, यहाँ का मीडिया पाकिस्तान का है। अच्छा। इलेक्शन आप कंसिडर कर रही है कि अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, नहीं, मैं कंसिडर नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे हुक्मरान जब ऐलानात करते हैं, जब वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होगा, खरीदो फरोख्त नहीं होगी, पैसों का बाजार गर्म नहीं होगा, वो तो ये कहते हैं। देखिए, पहली बात ये मैंने गुजारिश की है कि चंद हल्कों में लोग इंडिविजुअली अपना काम करते हैं। हाँ। और धांधली के तरीके दरियाफ्त करते हैं। अच्छा। और उसको इजाद करते हैं और उस पर अमल दरामद करते हैं। मैंने नाम नहीं लिया, लाहौर में एक एमएनए साहब थे। अच्छा। वो 12-15 हज़ार वोट सुबह डलवा देते थे। वाह वाह। क्योंकि उन्होंने लेकर रखे होते थे, पैसे दिए होते थे। अच्छा। वो डाले, और एक बंदा जो 12,000 वोटों से शुरू हो रहा है तो वो जीतेगा। इस तरह पाकिस्तान के निजाम में धांधली के मौके मौजूद हैं। अब वो किस तरह इस्तेमाल किए जाएं, कहाँ किए जाएं,
किस वक्त किए वो जाएं, आपकी अपनी मर्जी, वो उस इलाके के लोग जानते हैं। उस अच्छा, इलाके के उम्मीदवार के हवाले से हम बात करते हैं, उसकी हदूद क्या क्या है? एक तो वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है, इसके अलावा क्या क्या कर सकता है? देखें, उसका तरीका ये है कि जब रात को पोलिंग की जो कन्वेस्टिंग है वो बंद हो जानी है तो वो कन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है, असूली तौर पे तो आपको मालूम है कि ज़ाब्ता अखलाक जो तय हुआ जी, है उसमें बिल्कुल हर चीज़ को स्नब कर दिया गया है। यानी कैंपेन को एक मुर्दा करने की कोशिश की जाती है कि आप जलसा, जुलूस, रैलीज, बड़े बड़े जो स्किन्स हैं वो नहीं लगा सकते, उसका साइज मुकर्रर हो गया, फिर खाना नहीं दे सकते, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते और बहुत सी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद सारा भी कुछ तो हो रहा है सारा डॉक्टर कुछ होता साहब। है। ज़ाब्ता अखलाक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, उसकी जो भी इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते फाइन हुए हैं, वज़ा किए थे, वो तो सारे तो हो रहे हैं। केपी में 15 से ज़्यादा उम्मीदवारों को जुर्माना किया गया है। तो इसलिए किया गया है कि जहाँ जहाँ उसके इनहराफ होगा कवानीन से, उनको जुर्माना होगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। सजाएं दी जाएंगी, ऐसा होगा? पहले हुआ है ऐसा कभी? कई दफ़ा हुआ है जी, कार्रवाइयाँ हुई हैं, बेताशा दफ़ा हुई, जिन्होंने भी इस तरह की कोई चीज़ की है? देखें कई दफ़ा हुआ है। आप देखें, मैंने पहले गुजारिश की है कि 77 से ये काम शुरू हुआ, भुट्टो साहब के ज़माने से पूरा बिल आखिर माशाल्लाह लग गया, कैंपेन चली, फिर एक तहरीक चली। तो ये जहाँ जहाँ भी कोई हद से कयूद से हदूद कयूद से बढ़ जाए, वहाँ फिर उसका जो रिएक्शन है उससे बड़ा होता है। बड़ा होता है। अच्छा, दूसरा मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कैंपेनिंग के हवाले से भी, और दूसरा सोशल मीडिया पे, आपको पता है सोशल मीडिया पे भी एक जंग चल रही है। ये तो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं ना कि एक जंग है, एक समा है इलेक्शन का, एक उससे पहले सोशल मीडिया पे एक पूरी कैंपेनिंग हुई है, ट्रेंड सेट्स किए गए हैं और जंग एक चली है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं वो सारे जेलों में इस वक्त मौजूद है, तो उन्हें एक सिंपैथी वोट या वो हमदर्दी का वोट भी मिल सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया में पीटीआई बाकी पार्टियों से बहुत आगे है। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जब बॉक्सिंग होती है ना, हाँ जी, तो बॉक्सर मुकाबले से पहले एक शेडो बॉक्सिंग करता है। अच्छा, अपने साये को 100 मुक्के मारता है। अच्छा, लेकिन जब वो फील्ड में आता है, रिंग में आता है, तो उसको एक मुक्का लगता है और नीचे गिर जाता है। तो सोशल मीडिया में और असल इलेक्शन में यही फर्क है कि आप हवा में मुक्के मार रहे हैं, वो तो लग रहे हैं, अच्छा, लेकिन जब असल मुकाबला आएगा तो एक मुक्का लगेगा, आप गिर जाएंगे। तो सोशल मीडिया में जो बातें नजर आ रही हैं, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो हकीकत के बरक्स होता है। ऑन ग्राउंड सूरत मुख्तलिफ है। अच्छा, लोग वहाँ पे अपने दिल की ख्वाहिश बयान करते हैं, अपनी राय बयान करते हैं, कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दानिशवर हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो डिवाइड हुए हुए हैं। लेकिन साइलेंट वोटर का भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा सुनने को मिल रहा है। खामोश वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो एक टर्नओवर हो सकता है जिसके हवाले से सरप्राइज मिल सकता है। ये भी बहुत से हमारे तज्जियाकार और हमारे एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं इसके देखिए, साइलेंट वोटर की जो इस्लाह थी ना, हाँ जी, ये सबसे पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने में आई थी। अच्छा, मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि मैं साइलेंट वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। अच्छा, उन्होंने रेफरेंडम भी कराया एक जाली सा, उसमें उन्होंने 90% वोट भी ले लिए। उससे पहले ज़ियाउल हक साहब ने भी करवाया। तो ये साइलेंट वोटर के नाम पे जो एक हम अपने अपने तजिए पेश करते हैं, मैं उससे इतफाक नहीं करता। पिछले इलेक्शन इस बात की जमानत दे रहे हैं, इसकी शहादत दे रहे हैं कि साइलेंट वोटर कोई नहीं होता। लोग सारे बटे होते हैं, अपनी अपनी पार्टी अपने अपने धड़े में होते हैं। और जो साइलेंट वोटर्स 1-2% होते हैं, वो वोट डालने आते नहीं है, उनका नाम ही साइलेंट है, तो घर में बैठे हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जिनको लेकर आएगा वो वोट डालेंगे, जीत जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो सारी पार्टीज इस वक्त क्लेम कर रही है डॉक्टर साहब के जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है, नौजवान नस्ल है, वो हमारे साथ है। लेकिन पीटीआई कहती है क्योंकि इस दफ़ा जो वोटर्स की लिस्ट बनी है उसमें 2.5 करोड़ वोट नया वोटर इंक्लूड हुआ है और वो नौजवान है, और वो तो क्लेम करिए कि 2.5 करोड़ वोट हमारा ही है। देखिए, क्लेम करने में क्या मुश्किल है? तमाम पार्टी जो होती है, अगर ये क्लेम ना करें तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे वो? अच्छा, यही कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे एक छोटी पार्टी के साहब बैठे हुए थे। तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि सारे नौजवान मेरे साथ हैं। तो इस ये क्लेम करना जो है, ये एक सियासी अमल है। नवाज शरीफ भी कह रहे हैं नई नस्ल, नौजवान नस्ल मेरे साथ है। देखें, पहली बात ये है कि सियासी नारे तो तमाम पार्टी लगाती हैं। अच्छा, अब मैं आपने नौजवानों की बात की। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। लाहौर में 3 तरह की आबादी हैं, एक पॉश आबादी है, एक मिडिल क्लास और एक सबर्ब्स है, कच्ची आबादी है। तो जो एलीट क्लास है या पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी पीटीआई को सपोर्ट करती है। अच्छा, उनके नौजवानों की भी। लेकिन उसके मुकाबले में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कच्ची आबादियाँ, वहाँ पे नौजवानों की हमदर्दियाँ पीएमएलएन के साथ हैं। अच्छा,
मतलब ये भी डिवाइड एंड रूल वाला सिचुएशन हुई हुई है। इलाका वाइज, हाँ। बैकग्राउंड वाइज, एरिया वाइज, मैंने कहा ना कि फर्ज करें आपके इर्द गिर्द जो कच्ची आबादियां हैं वहाँ माहौल फर्क है। अगर आपको गुलबर्ग में कैंपेन नजर नहीं आ रही तो कच्ची आबादी में नजर आ रही है, बैनर भी लगे हुए हैं, ढोल भी बज रहे हैं, खाने भी हो रहे हैं, नाश्ते भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ नौजवान जो हैं। अच्छा, एक और बात है जी, जो बिल्कुल नौजवान है जिनके पहली दफा वोट बने हैं, वो देखते हैं एक्टिविटी कहाँ है, ढोल कहाँ बज रहा है, अच्छा, जुलूस कहाँ निकल रहा है, तो वो एंजॉय करने के लिए शामिल होते हैं। तो इस दफा कैंपेन क्योंकि पीएमएलएन की स्ट्रांग थी और एक हल्के में पीपल्स पार्टी भी एक्टिव थी, तो नौजवानों ने अपना रुख उधर मोड़ा जहाँ एक्टिविटी थी, जहाँ रौनक थी, अच्छा। जहाँ फेस्टिविटी थी, जहाँ खाने को मिल रहा था, अच्छा। फिरने को मिल रहा था, एंजॉय करने को मिल रहा था, तो उनके साथ थे। मतलब आपका ये कहना है कि नून लीग ने बड़ी अच्छी कैंपेन की है तो नौजवान वहां पे अट्रैक्ट ज्यादा हुए जी हाँ, और वहां पे ही वोट जाएगा उनका। डेफिनेटली। अब ये तो जब बॉक्सेस खुलेंगे डॉक्टर साहब तब पता चलेगा ना कि बॉक्सेस के अंदर क्या है और बाहर क्या सिचुएशन बनती है। अपना तजिया पेश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये वही ना, ये अभी तक की सिर्फ प्रेडिक्शंस है। ये तो जब बॉक्सेस खुलेंगे 5 बजे, क्योंकि पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब गिनती होगी और वोट जब देखे जाएंगे कि जनाब किसको कितने वोट पड़े हैं, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, हुकूमत क्या लगता है आपको, कौन आएगा हुकूमत में, किसकी हुकूमत बनेगी? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सियासी पार्टीज है वो तो कह रही है हमने कोई मखलूत हुकूमत नहीं बनानी है, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी चाहिए और हमें फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट हुकूमत चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इंडिपेंडेंट हुकूमत बनेगी, फ्री हैंडल ने किया जाएगा, या मखलूत हुकूमत ही बनने वाली है? आपने 3 सवाल किए हैं, एक एक करके उसका जवाब पहला तो ये है कि जो आसार और कराइन है हाँ। वो ये बतला रहे हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब बनेगी। अच्छा, दूसरी बात वो जो हमने वो एडवर्टीजमेंट देखी थी, सारा कुछ देखा था, नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर, वही आप? मैं उसी की बात कर उसी रहा की हूं बात कि वो कर रहे बज़ाहिर हैं। क्राइम मतलब नहीं। पहले ही एक वो कह ले के तसव्वुराती या इमेजिनरी दुनिया में हम सबको डाल दिया गया था कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर द नवाज शरीफ ही है। देखिए, हर इलेक्शन से पहले 2014 के बाद ये कैंपेन चल रही थी कि अगले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे, हाँ। और वो बन गए थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब नवाज शरीफ साहब ही है वज़ीर आज़म। आपने मुझे तजिया पूछा ना, तो मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, और ये जो बयानात आ रहे हैं जिसमें बिलावल साहब कह रहे हैं जो हिस्सा नहीं बनेंगे, देखें वो 1.5 साल हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। सिंध में जो सूरत हाल है और जहाँ जिस तरह वहाँ इलेक्शन होता है वो भी आपके सामने है, सबके सामने है। और तीसरी बात यह है कि जब कोalition बनेगी तो अपनी शराइत पर ब्लैकमेलिंग करके वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, और उसके बाद 5 साल वो वहाँ रहते हैं। अच्छा, निकलने के बाद फिर एतराज़ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम मुखालिफ हैं, जबकि वो मुखालिफ नहीं होते। अच्छा, देखिए इस मतलब पहले मिलके ही सारा कुछ हो रहा होता है। ये देखें ना, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अब बिलावल साहब कुछ बयान दे रहे हैं, जरदारी साहब कुछ और बयान दे रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कुछ और बयान दे रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी हमारा कोई आदमी पीपल्स पार्टी का जवाब ना दे। तो इसका मतलब ये है कि वो खामोशी इख्तियार करना चाहते हैं और कल को वो दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। अच्छा, कल को अगर कोalition की जरूरत पड़े, हो सकता है कोalition में पीपल्स पार्टी शामिल करना पड़े और हो सकता है शामिल ना करना पड़े। मतलब जिस तरह पीडीएम की हुकूमत आई थी उस तरह की आ सकती है। लेकिन मेरी राय ये है कि अभी भी ये वसीउल बुनियाद हुकूमत बननी चाहिए। अच्छा, उसमें तमाम पार्टीज को शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, ताकि मुल्क में कंसेंसस हो सके। नहीं तो इंडिपेंडेंट नहीं बननी चाहिए? नहीं, इंडिपेंडेंट तो मेरे ख्याल है वैसे भी मुश्किल होगी, लेकिन अगर बन भी जाए हाँ। तो बाकी पार्टीज को शामिल करने के 2 फायदे हैं। एक तो ये कि सारी पार्टीज जब इक़्तिदार में आ जाएंगी हाँ। तो वो मुल्क के लिए एक एजेंडा तय कर लेंगी, और इसके बजाय कि बाहर बैठकर मुखालफत करें और रोजाना हुकूमत के राह में रोड़े अटकाएं, उसके बजाय हुकूमत में शामिल हो जाएं और मुल्क के मुफाद के लिए एक एजेंडा तय करें जिसे कौमी एजेंडा कहा जाए, जिसमें मईशत है, सेहत है, तालीम है और बहुत सी चीज़ें हैं, उन पे वो काम करें। आप मतलब नून लीग ने भी मंशूर दिया था जी, हमने बिजली गैस सस्ती करनी है, तालीम के हवाले से भी बहुत सारे इकदाम उठाने हैं, लेकिन कोई हमें अमली जामा पहनाते हुए या जो ग्राउंड रियलिटी है, कोई पॉलिसी, कोई प्लान किस तरह सारा करेंगे वो हमें नज़र नहीं आया, सिर्फ ऐलान ही नज़र आया था। देखें, ये अमली जामा ये तो इलेक्शन के बाद ही पहनाया जाएगा। अच्छा? ना, उससे नहीं, पहले तो कोई प्लान दिया जाता ना कि हम इसको इस तरह करेंगे, ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इसको नाफिजुल अमल भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। 30 बरस में जितने भी हुकूमतें आई हैं उसमें पीएमएलएन की हुकूमत ऐसी है जिसने डिलीवर किया है। ये नहीं कि कोई यहाँ पे जन्नत बना दी लोगों के लिए, लेकिन हाईवेज, मोटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और बहुत सी CPEC, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको पीएमएलएन को बरतरी हासिल है
बाकी पार्टियों पर। बाकी पार्टियों पर, लेकिन वो तो कहते हैं जनाब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जीतेंगे, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा और हम पंजाब को और बिलखसूस लाहौर को जो है ना वो कराची बनाएंगे, जो हमने वहाँ पर तरक्की की है वहाँ हम यहाँ पर भी लेकर आना चाहते हैं। आप लाहौर में रहती हैं, कराची भी गई होंगी, अगर लाहौर को कराची बनाना है तो फिर तो वो ना ही आए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अपनी बहुत अच्छी कैंपेन चलाते रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे नारे भी लगाए हैं, अकलो समझ बूझ की बात भी की है और कई दफ़ा वो जज्बात में बहकर बड़ी अजीबोगरीब बातें भी कह गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में उनका मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है बल्कि खतरनाक है और पंजाब में भी कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकेंगे। नहीं, आपको लगता है वो नहीं जीत सकते यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल अता तारड़ है, मतलब जो इतने ज्यादा कह ले कि मकबूल नहीं है। और जिस तरह की कैंपेन की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो लाहौर में भी आए, यहाँ पर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जलसे किए, रैलीज भी, और लास्ट जो दिन था कैंपेनिंग का उसमें 18 घंटे उन्होंने जो रैली निकाली है, तो वो बड़ी अच्छी कैंपेनिंग की है उन्होंने, एडवर्टीजमेंट भी बड़ी अच्छी हो रही है। तो आपको लगता है कि क्या हो सकता है? वो तो बड़े पूरी उम्मीद है कि मैं लाहौर से एक सीट जीत सकता हूँ। नहीं, मैंने पहले कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन की है और तवील कैंपेन की है और ये अच्छा फैसला है कि लाहौर में इलेक्शन लड़ें। कौमी पार्टीज को हमेशा चाहिए कि वो तमाम शहरों में मौजूद रहें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तीसरे जो उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास खोखर हैं जो पीटीआई के हैं, तो इसलिए वोट काफ़ी तकसीम होगा, जिसके नतीजे में ये प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा कि बिलावल साहब जीत सकते हैं। वही तो बात है कि क्यों नहीं जीत सकती पंजाब से पीपल्स पार्टी, रिवाइवल क्यों नहीं हो सका, और ना ही कराची से ना ही सिंध से जो है ना वो नून लीग कभी जीती है। तो ये अभी भी डिवाइड एंड रूल है कि पीपल्स पार्टी का सिंध और पंजाब जो है वो नून लीग का, अभी भी यही चलेगा। मेरा ख्याल में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी किस तरह अरोड हुई है। अच्छा। ये शहर जो 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वो 96 में आके नवाज शरीफ साहब का हो गया। हाँ जी। अब पीपल्स पार्टी ने ये किया कि सबसे पहले जब भुट्टो साहब गए तो बेनज़ीर साहबा ने अपने सारे अंकल फारे कर दिए। अच्छा। फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने बेनज़ीर साहबा के साथी फारे कर दिए। ओके। उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा, जरदारी साहब ने अपने आने के बाद जब वो सदर बने 2009 या 10 में उसके करीब, तो उन्होंने उसके बाद पंजाब में कोई लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी। अच्छा। इवन लाहौर में आप देखें कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डेवलप नहीं की गई, हालांकि बेतहाशा लोग मौजूद थे। तो मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का खात्मा जो है वो जरदारी साहब के इक़दामात से हुआ है। अच्छा। इसी तरह सिंध में 8-9 बड़े जिले थे जो रवायती तौर पर मुस्लिम लीग के थे, जब उन्हें लिफ्ट नहीं कराई गई तो वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें नजर आ गया कि यहाँ हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनती है, फंड्स वहाँ से मिलने हैं, डेवलपमेंट वहाँ होनी है, पावर बेस कराची में पीपल्स पार्टी के पास है, तो उस तरफ मुंह कर गए। तो इसलिए लोग अपने मफादात देखते हुए, ये हमारे लिए यानी सियासी नुकसान का बायस तो है ये, यानी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मतलब जिसके लिए एक लफ्ज भी यूज किया जाता है ना, लोटा, जी हाँ, वो तो खैर ये मतलब बहुत ज्यादा हमने देखा है इसका कि जनाब एक लोटाइज्म शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ को उछाला भी गया, बोला भी गया और इसके ऊपर बातें भी हुई, तो ये चीज़ें तो चल ही रही होती है। तो ये इलेक्शन का अमल सुबह सवेरे 8 बजे शुरू हो चुका था, 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन इसी तरह खुले रहेंगे, गहमा गहमी जारी रहेगी। वक्तन फ़वक्तन हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आज पूरा दिन के पोलिंग स्टेशन के बाहर क्या सूरत हाल है, किस तरह की गहमा गहमी है, लोगों के तासुरात क्या हैं, लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और आज की जो छुट्टी है उसको वेकेशन समझकर घर पर ही बैठे हुए हैं। घर पर नहीं बैठना, अगर अभी भी आप हमें देख रहे हैं तो आप बाहर निकलिए, अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर जाइए, फोन है या नहीं है जाके वोट कास्ट जरूर करना है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
और जनाब लाहौर न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हमारे पैनलिस्ट में 2 और गेस्ट हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। शेबुद्दीन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। शेब साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ, कल भी आप हमारे साथ मौजूद थे, आज भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज का हम दिन हमारे साथ गुजारे हैं। और उसके साथ जुल्फ़िकार राहत साहब ने भी हमें आज ज्वाइन कर लिया है, फिर से तज्ज़ियाकार है, सीनियर सहाफ़ी हैं। राहत साहब आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। कैसा एक्साइटमेंट नजर आ रही है आपको बाहर? अभी आप आए हैं सड़कों पर, क्या गहमा गहमी। मैं तो सुबह आई थी, कुछ भी नहीं मुझे लगा, वो गहमा गहमी नजर ही नहीं आई, जोशो खरोश नजर ही नहीं आया सड़कों पर, खाली वेरान सड़कें नजर आ रही थी मुझे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी भी मैं आया हूँ डिफेंस से, तो ऑलमोस्ट डिफेंस से आप यहाँ तक आते हैं तो सारा शहर ही गुजर के आता है। शहर गुजर के, हाँ। तो मुझे सड़कों पे ऐसे ही लगा जैसे ईद के मौके पे ऐसा होता है कि जितने परदेसी होते हैं लाहौर से निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं अपने। तो लाहौर में फिरने का बड़ा मजा आता है सड़क पे। तो आज उसी तरह की कैफियत मैंने देखी है और बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा जोशो खरोश, जो पहले दिन से हम सब लोग कह रहे हैं कि उस तरह का मोमेंटम इस इलेक्शन में नहीं बना। तो आज भी उस तरह का मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा, नहीं आया, ठीक है। और ये एक बदकिस्मती है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और इस इम्पोर्टेंट इलेक्शन में लोगों का बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और टर्नआउट अगर बहुत कम रहता है तो बहुत सारे सवालिया निशान होंगे। टर्नआउट सबसे पहले तो ये सवालिया निशान होगा ना जो फ़ोन सर्विसेज बंद किए हैं, ये तो बहुत बड़ा, देखिए पीटीए ने बार बार कहा, हाँ जी, वहाँ भी एक बड़े साहब बैठे हुए हैं, हाँ, उन्होंने बार बार कहा कि कोई सर्विसेज बंद नहीं होंगी। बिल्कुल। तो हमें थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो कम्युनिकेशन, एक दूसरे का हाल जानना, मालूमात लेना सबका हक है, तो मिलती रहेंगी। इजीली पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएंगे, अपना हल्का आज सुबह से बार बार मोबाइल को आदतन पकड़ते हैं। आज तो मोबाइल कह रहे ना जी ना, आज मुझे नहीं छेड़ना, मोबाइल कहता है पीछे हो जाओ बस। तो बस इसी कैफियत से गुजर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, इस तरह की पाबंदियाँ 2024 के अंदर, ये मेरा ख्याल है कि ये बड़े पुराने तरीके हैं। अच्छा। अब इन तरीकों से पता नहीं कौन समझा रहा है, कौन गाइड कर रहा है, इन तरीकों से निकलना होगा, दुनिया के साथ चलना होगा। हाँ जी। मुझे लगता है कि हमारे जो आर्किटेक्ट हजरात हैं, वो पुराने माइंड, पुराने स्क्रिप्ट, पुराने स्टाइल, तो मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि उनकी चीज़ें मैं तो कह रही हूँ कि अभी ही ये सिस्टम बैठ गया है, आरटीआई सिस्टम बैठ गया, रात को क्या होगा जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे, तब की क्या सिचुएशन होगी। ये कौम तो इसको आदत हो गई है इस तरह की चीज़ों को देखना, इस तरह की चीज़ों को फेस करना, बर्दाश्त करना। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है एक फैसला कुन दिन है। बेशक इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ जो इस तरह की इंडिकेशंस होती हैं ये बड़ी ज़रूरी होती हैं, ताकि लोगों को इतराज़ करने का मौका न मिले। और ख़ास कर एक ऐसी पार्टी जो मकबूलियत की बात कर रही है, ये अलग बात है कि उनको कबूलियत हासिल नहीं है, अच्छा, लेकिन वो मकबूल पार्टी ने पहले से ये बयानिया बनाया हुआ है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। पूरा आप देख लें, ट्विटर से शुरू हो जाए, सारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर शाम गरीबा की कैफियत। अच्छा, उससे बचने के लिए बड़ा ही ज़रूरी था कि कुछ थोड़ा सा फेयर माहौल दिया जाता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नज़र आते, लेकिन बस नज़र नहीं आ रहे आपको। मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी से, जैसे आपने कहा कि सिस्टम बैठ गया है, आरटीआई सिस्टम का भी तो रात को रिजल्ट्स आने हैं। तो अभी से अगर सोशल मीडिया में ये सिचुएशन है, अभी तो यूज्ड टू हो गया ना, सारी कौम सोशल मीडिया की यूज्ड टू हो गई है। हर शख्स जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया की नहीं भी है। देखिए हमारे वैसे राब्ते मुनक़ता हो गए ना, अब जैसे हमने आपको बुलाना था सुबह, आप नहीं पहुंच सके, हमारा आपसे राब्ता ही नहीं हो सका, शेख साहब को बुलाना था वो भी नहीं आ सके। फिर दूसरा वोटर्स का एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप आ गया, लोगों को बुलाना, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन सुबह तक हमारे आज भी जिनके पास घरों के अंदर पीटीसीएल की है वो चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। मैं अपने बच्चों से, बहन से, सबसे रब्ता करके आया हूँ। घर से निकलते ही आपका कह ले के शुएब साहब घर से दवाएं लेके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सारे ही घर से सुबह दवाएं लेके निकले थे, रास्ते में ही अल्लाह ताला का आसरा लेके बैठ गया था, दुआएं जो वो मुनक़ता हो गई थी हमारी, दुआओं का जो आला था वो बंद हो गया। हाँ, वो बंद हो गया। तो शुएब साहब, आप किसको आज मतलब आज एक तो वोट भी देना है आपने, दूसरा आज की सूरत हाल में क्या बताएंगे हमें? अच्छा, जहाँ तक वोट का खबर लेकर आए हमारे वोट का सवाल है, वो मेरे बेटे ने मुझे बुरी सी खबर सुना दी सुबह। क्यों? वो कहता है जी वो आपका ना पहली मंजिल पे है। अच्छा, तो आपको तो एक सीढ़ी चढ़ने की इजाज़त नहीं है,
तो मैंने कहा फिक्र ना कर, मैं आज पूरी सीढ़ी चढ़ के जाऊँ, देखी क्या जाए। बात है, ये जज्बा होना चाहिए, नहीं, मोटिवेशन होनी चाहिए। मैंने देना है वोट, लाजमी देना। मैं आज तक मिस नहीं किया वोट। क्या बात है, माशाल्लाह। कोई इलेक्शन, कोई वोट नहीं आज तक मिस किया। ये मोटिवेशन चाहिए हमें पूरी कौम से यार। और जहाँ तक सवाल है मोबाइल्स का, तो मुझे आज अमेरिकन का थोराया याद आ रहा है। अच्छा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिहादियों को काबू करने के लिए हाँ, थोराया लॉन्च किया था। वाह वाह वाह। तो पाकिस्तान में भी ये जो दहशत गर्द थे, इन्होंने थोराया बड़ा इस्तेमाल किया, लेकिन वो पकड़े भी उसे थोराया की वजह से जाते थे। तो जब ये वहां से भागे अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं, तो थोराया ने पकड़वाया इंसान। अच्छा, काश आज थोराया हमारे पास भी कोई होता, हम भी लोगों से राब्ते में रहते। लेकिन बात ये है, अभी इसका मतलब है लेके रख लें फिर हम। अब कहाँ से मिलेगा? वो लॉन्च ही अफगान जंग के लिए किया था उन्होंने। नहीं, आगे खुदा रखा available है। ऐसा का कुछ हो जाता है, available है, महंगा बहुत है। तो लेके रख लें फिर। पता नहीं, लेकिन हमारा उसमें मालूमात नहीं ना होंगी। अच्छा, हमारे टीवी चैनल तो नहीं चलेंगे ना उस पे। ठीक है। तो अभी इन्होंने जो बात की है कि मकबूल पार्टी का बुरा हाल है, मुझे तो कल से जो साड़ी गल हो गई है ना, वो बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बड़ी मुश्किल में, बड़ी मुश्किल में। वो बड़ी मुश्किल में है। आप यकीन करेंगे, वो पार्टी है जिन्होंने ऐलान किया था मैं 140 में से पंजाब में हम 125 लेंगे। अच्छा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कल रात से, इवन मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि हम अगर सादा अक्सरियत मिल गई, अगर सादा अक्सरियत मिल गई, हमें सादा मिल गई, तो फिर मियां साहब होंगे, वरना मुशर्रफत करेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये समझ नहीं आ रहा किसी को। लेकिन वो ये फिर मकबूल जमात किधर गई? कह के वो कह रहे हैं साड़ी गल हो गई, तो हो गई कहते थे ना, ये आए थे जब तब फरमा रहे थे। मैं ये 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि अब कल से ये हुआ है कि कल जनाब छोटे मतलब अब गल बिगड़ गई। नहीं, पता नहीं बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी, कहते हैं और कुछ राब्ते कट गए हैं, और लाइन कट गई, कुछ राब्ते कट गए हैं, ऑनलाइन कट गए हैं। मुझे कौलाना क्वेश्चन नजी की याद आ रहे हैं, जो कहते हैं कि राब्ते कट गए थे ना, किताब है उनकी, और लाइन कट गई। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त ना, ये अभी इतनी आसान मत समझे। और जहां तक सवाल है लाहौर का, तो लाहौर ये नहीं निकलते सुबह को, ये तो ईद की नमाज के लिए नहीं निकलते सुबह को। अब तो वो हालत हो गई है, बड़ा मुश्किल है इनको ईद की नमाज के लिए निकलना है। आज निकलना नहीं, है, निकल आएंगे। ये वही लाहौर है जिसने पिछले साल जिमनी इलेक्शन में वो करके दिखाया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बेशक बेशक। तो ये अभी आप सब्र करें। जहां तक ये आए हैं रास्ते में, इनको शायद कोई पोलिंग स्टेशन नजर नहीं आया होगा। मैं उस रास्ते से आया हूँ जहाँ से पोलिंग स्टेशन है। क्या सूरत हाल थी वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं। अच्छा। और आपके जितने टीवी चैनल हैं, सुबह को 8:15 बजे पीटीवी दिखा रहा था, लाइन लगी है औरतों की। लोग कैसे नहीं है लोग? नहीं लोग हैं। तो यही दिखाना चाहिए। वो पीटीवी कैसे दिखाएगा? लोग हैं, कहाँ से ले आएंगे वो? अच्छा। बाकी सारे टीवी भी यही दिखा रहे हैं, फिक्र ना करें। उनकी तो ड्यूटी में शामिल है कि उन्होंने इतना रश दिखाना है, टर्नआउट दिखाना है। जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। बात इतनी सी है, गलतफहमी का शिकार जो लोग थे उनकी गलतफहमी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अच्छा। बड़ी मुझे उम्मीद है इस इलेक्शन में। मैं तो अनवर मकसूद की उस बात का काहिल हूँ कि ये इलेक्शन देख के जाऊंगा। मुझे भी उम्मीद है अल्लाह ताला ने आज का इलेक्शन अल्लाह खैर करे, सेहत तंदुरुस्ती आपको दे। इस इलेक्शन का तो मुझे बड़े अरसे से इंतजार था, उनको भी था, लेकिन मुझे भी था, हम सबको है। मैंने मजीद मतलब जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैंने मजीद निजामी साहब के साथ 32 साल काटे हैं। तो जो उन्होंने सिखाया था ना, वो पहला सबक वही था कि एंटी मार्शल लॉ खड़ा रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहेंगे, मरना तो मरना है, ऐसी क्या बात है। अच्छा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं शोएब साहब, के पहले बात होती थी कि जनाब साड़ी गल बन गई है, अब कहते हैं जी, पहले कहते थे अक्सरियत के साथ जीतेंगे, इतनी सीटें जीतें, अब कहते हैं थोड़ी सी भी मिल जाए या अक्सरियत ही हो जाए तो काफ़ी है हमारे लिए। नून लीग कह रही है ये, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सियासी नारे तमाम जमातें लगाती हैं और लोगों को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करती हैं कि अगली हुकूमत हमारी है, जिससे 5-7-10% वोट जो होता है वो अपनी वफादारियाँ और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा। अब लाहौर में मैं कई दिनों से इलेक्शन देख रहा हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जो पीटीआई के भी थे या और पार्टीज़ के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे कई, उनका ख्याल ये है कि जी शायद अगली हुकूमत PMLN की बनेगी, तो उससे 10-12% लोगों का किबला चेंज होता है। अच्छा। और वो शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने मफादात से मतलब होता है। दही इलाकों में तो 100% मफादात होते हैं, लेकिन अर्बन एरिया जो है
उसमें जो तालीम याफ्ता लोग हैं या पॉश एरियाज़ हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। वो अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक वोट देते हैं। लेकिन बाकी जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं उनके अपने अपने मफादात होते हैं, इलाके की एक सियासत होती है, बरादरी होती है, तो ये कई चीज़ें काउंट करती हैं। और तीसरी बात ये है कि देखें, अभी जो शुएब साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे, लोग निकलेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि लाहौर शहर में जो इलेक्शन होते हैं तकरीबन 14 में से 10-12 सीटों पे शफाफी होते हैं। चंद सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पे धांधली होती है। जैसे मैंने मिसाल दी है, 2008 में मेरा इलेक्शन हुआ था मुनिसिलाई के साथ खिलाफ, तो मेरे खिलाफ 12-14 हज़ार वोट पड़ गए थे। लेकिन फिर भी अल्लाह ने करम किया, जीत गए। तो ये हर हल्के की सियासत और उसका जो तरीकाकार है मुख्तलिफ होता है। मैंने आपको मिसाल दी है कि एक हल्का ऐसा भी है लाहौर में जो एक यानी लाहौर से एडजेसेंट हल्का है, उसमें एक MNA साहब थे, उन्होंने 15-12 हज़ार वोट खरीदे हुए थे। वो सुबह सुबह ही वो डरवा देते थे। अच्छा। इस तरह कई टेक्निक्स होती हैं इलेक्शन में जो लोग यूज़ करते हैं, जो कलेक्टिवली नहीं होती, लेकिन हर हल्के की अपनी सियासत और केमिस्ट्री होती है। जैसे मैंने मिसाल दी है कि एक हल्का किसी पीर साहब का है तो 80,000 वोट पीर साहब के हैं, नोट भी मिल रहे हैं, वोट भी मिल रहे हैं, पाँव को हाथ भी लगा रहे हैं, हाथ भी चूम रहे हैं। तो ये जो सियासत है ना, ये एक अजीबो गरीब खेल है। इसमें असल में हमारे दोस्त शुएब साहब या दानिश्वर जो हैं या जुल्फ़कार राह साहब जैसे जो लोग हैं साहिब इल्म, इनकी क्योंकि अपनी ख्वाहिशात होती हैं परफेक्शन की, तो ये परफेक्शन होती नहीं है। ज़मीनी हकायक इनकी जो थ्योरेटिकल ख्वाहिश होती है, सोच होती है, उससे मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा। यानी अगर इनका दिल कर रहा है कि इलेक्शन बहुत अच्छे हो जाएं, अभी ये खुल जाए, ये सारा कुछ जो बंद हुआ है और रिजल्ट भी इनकी मर्जी के मुताबिक आ जाए, और ये ख्वाहिश अभी पूरी नहीं तो ये नहीं हो सकती। ये जो इस मुल्क, बल्कि इस मुल्क की 70 साल नहीं, बल्कि मैं आपको अगर कभी थोड़ा सा तवज्जो देंगे मेरे दोस्त, 1874 से आप आर्काइव्स और गैजेटियर पढ़ लें हर इलाके का, इवन इनके इलाके का, लाहौर शहर का। लाहौर शहर तो खैर अर्बन एरिया है, अर्बन क्या है, उसमें भी 5 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे बरादरी के बगैर आप जीत नहीं सकते। बेशक ऐसे ही है, भगवानपुर है, आप नहीं जीत सकते हैं। जहाँ पे खोकर बरादरी है, मियो बरादरी है, मलिक बरादरी है, वहाँ से अराई बरादरी, एग्जैक्टली एक बहुत बड़ी ये बरादरीज़म का जो नारा है वो भी लगाया जाता है और इसी के ऊपर चला जाता है। आप ये देखें, ये तो चले लाहौर की बात, लाहौर से आप 100 किलोमीटर आगे चले जाएं, 2 बरादरियां बैठी हुई हैं। एक बरादरी के 10-12 फेडरल सेक्रेटरीज हैं। मैं उनसे मिलने गया तो मैंने कहा भाई आप वोट देंगे? उसने कहा क्यों देंगे जी, ये दूसरी बरादरी तो बड़ी बदमाश है, काफिर है, अच्छा, हमें उसको वोट देंगे, हम तो शादी नहीं करते। तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें तब्दीली नहीं आई, शरह तालीम में तब्दीली नहीं आई, और जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है और उसके मुताबिक चलता रहेगा। इसलिए फौरी तब्दीली या इनकलाब की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन अगर आपका लिटरेसी रेट बढ़ गया, हालात बेहतर हुए, तो मे भी अगले 4-5 साल में अगले इलेक्शन में सूरत हाल मुख्तलिफ हो। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, जिस तरह फिर मैं वही शुएब से बात करूंगी और राज साहब जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे साइलेंट वोटर की, वो भी एक अहमियत रखता है साइलेंट वोटर कि वो क्या करेगा और टर्नओवर क्या निकलेगा, और सरप्राइज मिल सकता है, सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है आज के आम इंतखाबात में कि नहीं हो सकता है। देखें, सरप्राइज वोटर तो हर इलेक्शन में निकलता है। हाँ जी, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में ज़्यादा निकलेगा। असल में मैं बहुत अरसे से लोगों को कह रहा हूँ, इस चीज़ ने सब कुछ चेंज कर दिया है। ये जो गलतफहमी है, शऊर दिया है, क्या दिया है उन्होंने? नहीं, लोगों को सवाल पूछने का हौसला दे दिया। अच्छा, जब आप सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं है, इसने मिस इन्फॉर्मेशन, जवाब देने वालों के पास जवाब नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत पहुंचाई है इसने। नहीं, लेकिन जवाब देने वाले सही कह रहे हैं, जवाब देने वालों के पास ना हिम्मत है ना जवाब है। अच्छा, क्योंकि जवाब तो उनके मुंह पर लिखा होता है, जो जवाब देने वाले हैं कि वो जवाब देने काबिल नहीं है। सईद अली साहब कह रहे हैं तालीम नहीं है, तो भाई तालीम मुझे किसने देनी थी? इन्हीं दोनों पार्टियों ने जो गुज़श्ता 40 साल से यहाँ हुक्मरान है, मैंने तालीम देनी थी। मैंने स्कूल बंद किए पंजाब के, पंजाब में स्कूल कहाँ चले गए सरकारी? मैंने कल भी आपको बताया था पूरे लाहौर में MC प्राइमरी स्कूल होता था। सईद अली साहब को बखूबी याद होगा, ये भी इसी लाहौर की जंपल है। तमाम बच्चे प्राइमरी MC प्राइमरी स्कूल बच्चे पढ़ाते थे। क्यों? बेहतर तालीम होती थी मेट्रोपॉलिटन की। आज कहाँ है वो स्कूल जहाँ पे 5 रुपए में आज भी 10 रुपए में बच्चा पढ़ सके? अब आपके पास 3,000 रुपये वो मोहल्ले का जाली अंग्रेजी स्कूल पढ़ाता है,
जहाँ पढ़ाने वाली बच्ची मैट्रिक या एफए या बीए पास है। बीए पास होती है गवर्नमेंट स्कूल में। कहाँ से आपको तस्लीम? सब यही गवर्नमेंट स्कूल, इसलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो सकता है अगर हमारे एमपीएज एमएनएस के खुद बच्चे उधर जाएं, हमारे हुक्मरानों के बच्चे अगर वहां पर जाए ना, फिर ये एजुकेशन सिस्टम हमारा सही हो सकता है। बच्चे वहाँ अगर भारत की देख लेना तो दिल्ली जैसा जो शहर है, वहां पर उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आप जिन एहलकारों की बात करिए एमपी एमएनएस की, इनके बच्चे पढ़ते हैं शोइफात में। वही तो कह रही हूं बच्चे मैं। पढ़ते हैं अमेरिकन स्कूल में, जहाँ पर डॉलर में फीसें बड़े हैं। बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को भी तो हुकूमत में लेकर आना है ना। ये जो बात आपने की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इमरान खान से हमारी मीटिंग्स हुई, अच्छा, वहाँ पे मैंने ये बात की थी। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क की एजुकेशन ठीक हो जाए? कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, हम तो चाहते हैं एक निज़ाम नेशनल करिकुलर। मैंने कहा उसका सिंपल हल है, सिंपल हल है। एमएनएस एमपीएस जितने आपकी पार्टी के और मिनिस्टर्स, उनको कहेंगे आपके बच्चे कल से आप गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे, हल्के के गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। बिल्कुल। जब एक एमएनए का बच्चा उसके हल्के के मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाएगा, उस एमएनए का स्टेक होगा और वो स्कूल को ठीक करेगा, बेहतर करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसकी शक्ल बेहतर करेगा, सफाई करेगा, क्योंकि उसका अपना बच्चा भी पढ़ रहा है। तो अस्पतालों की मैंने कहा हालत अगर वही ना, हमारे हुक्मरान, हमारे मिनिस्टर यहीं पर जाए ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज कराए, कतारों में लगे, तभी तो पता चले कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज दो काम कर दें, दोनों कामों से अस्पताल भी ठीक हो हाँ जाएंगे जी, और एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा हमारा। अच्छा, जहाँ तक बात हो रही थी ना, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बरादरीज की। देखिए ना, लाहौर को ही अगर आप ले लें, हाँ जी, अराई और कश्मीरी बरादरी का शुरू से यहाँ पे एक गढ़ है, हाँ जी, कहा जाता है कि और हल्के तकसीम हुआ। हाँ जी, यहाँ पे अराई बरादरी ने बड़ा राज किया है। लाहौर के बेशक ऐसे ही है। मेयर भी उनका होता था, मेंबर्स भी होते थे, लेकिन उसको रिप्लेस किया बाद पे कश्मीरी बरादरी ने, और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ मौजूद है। उसका उस अंदाज में शायद खुल के इजहार नहीं होता, लेकिन आज भी दोनों कल्ट मौजूद हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कि आज के रिजल्ट्स की, और चाचू जी ने जिस पे इशारा किया शुएब साहब ने, अच्छा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जो कहते थे ना कि हमारी साड़ी गल हो गई। अब देखिए, उन्होंने जो फार्मूला बनाया ना विद इन द पार्टी, डॉक्टर साहब के भी इल्म में होगा, जो मेरे नॉलेज में है, उन्होंने ये तय किया है कि अगर सादा अक्सरियत मिल जाए, 2/3 की तो बात वो करते थे पहले दिन, जो लेवल प्लेइंग फील्ड में आपको पता है क्या शामिल था? 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए, पंजाब भी चाहिए, पता नहीं क्या एक लंबी लिस्ट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते 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 अब कहते हैं सादा अक्सरियत पे आ गई है। सादा अक्सरियत पे आई। अब वो कहते हैं कि अगर सादा अक्सरियत मिल जाती, अच्छा, तो उस सूरत में नवाज शरीफ साहब को ट्राई करेंगे, जो कि नहीं मिलनी, तो उस सूरत में आप कह रहे नहीं मिलनी है? मुझे नहीं लगता जी, मुझे अच्छा, नहीं लगता कि ठीक है। सादा अक्सरियत मिलेगी। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये पीडीएम प्लस किस्म की गवर्नमेंट होगी, जो पीडीएम पहले थी ना, ये पीडीएम प्लस टाइप एक गवर्नमेंट होगी। अच्छा, चूचू का मरबा होगा। एक छोटी सी मुदाखलत, उसको कहते हैं भानुमतिया कुनबा, चूचू का मरबा टाइप। चूचू का मरबा, जो असल $1 मिलियन क्वेश्चन है, जो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब उसको रिस्पॉन्ड करें, वो ये है कि 99 में जो कायदे इनकलाब बाहर से तशरीफ लाए नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो इस पे लड़ाई हो गई। अब 2024 में कितने साल हो गए, 25 साल के बाद वो कायदे इनकलाब अब जो इक़्तिदार लेने जा रहे हैं, वो 99 से आधा इक़्तिदार भी नहीं मिलना। अच्छा। आज का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो एक कंट्रोल्ड पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हाइब्रिड हैंड उसे नहीं दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसकी हैसियत इसके अलावा अंगूठा छाप के अलावा कुछ नहीं होगी। मैं सिर्फ सवाल ये रखना चाहता हूं कि क्या नवाज शरीफ, जिसने 99 में कहा था कि डिक्टेशन नहीं लूंगा, आज 2025 में डिक्टेशन तो बहुत दूर की बात है, पूरा माशी ढांचा पॉलिटिकल सिस्टम से निकाल के SIFC अलहदा से चला रही है, और सियासतदानों को मैसेज दे दिया गया है कि जिसने भी आना है भाई, उसने सुकून के साथ नौकरी करनी है। ओके, मतलब सियासत और मैशत वाली जो जॉब होती है ना, वो करनी है। कह दिया गया सियासत और मैशत, एनालिसिस नहीं देना, सियासत और मैशत अलग अलग अच्छा, चले कह रहे हैं हुकूमत नहीं करनी, नौकरी करनी, और पहले भी वैसे माफ करना, इस मुल्क के अंदर इख्तियार मिलता है, इख्तियार नहीं मिलता। आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
लाहौर न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सबको खुशामदीद कहती है। और जनाब मेरे से पैनलिस्ट मौजूद है, शेबुद्दीन साहब हैं, जुल्फ़िकार राहत साहब हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल छोड़ के गए थे मैं और राहत साहब आप सबके लिए और डॉक्टर साहब के लिए भी कि जनाब पहले जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, किसी से भी नहीं लूँगा, क्या अब डिक्टेशन ली जाएगी या अभी भी वही स्टांस है उनका कि मुझे नहीं चाहिए डिक्टेशन, या इस दफ़ा डिक्टेशन कहीं और जाएगी? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस सवाल का जवाब? जो है, जैसा मैं उनको जानता हूँ, हाँ। वो एक बड़े रेजिलियंट और जरूरतमंद इंसान है। जो बात इन्होंने की है, राहत साहब ने 99 में भी उन्होंने कहा था, हाँ जी, फिर जला वतन हुए थे, उसके बाद दोबारा 17 में भी उनको सजा हुई, फिर वो लंदन चले गए। अच्छा। और अब आप ये देखिए कि जिस शख्स को हम हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से फारिग कर चुके थे और उनको फारिग करने के लिए 5 बड़े जिन मौजूद थे, जिनमें एक जनरल साहब थे, एक जज साहब थे और बहुत से लोग थे। अच्छा। उसके बावजूद सिंगल आदमी लंदन में बैठकर उसने सारा प्लान उल्टाया और इस मुल्क में वापस आया और आकर अवामी ताकत से इस तरह भी आया। बहुत बड़े जमे गफीर में। मैं तो ये कह रहा हूँ, सियासत की बात कर रहा हूँ कि सियासी तरीके से जमे गफीर की मैंने बात नहीं की, अभी तो मैंने उस प्लानिंग की बात की है, हाँ जिसके तहत लंदन में बैठ के वो सिंगल हैंडेडली, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्लानर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने मुखालफों को नाकाम किया और वापस आ गए उनकी ख्वाहिशात के बरक्स। अच्छा। और वापस आने के इक़्तिदार बाद में आएंगे, देखिए इक़्तिदार में वो आएंगे। अच्छा। देखिए पहली बात ये है, जब वो वापस आए तो इक़्तिदार में भी आएंगे। अच्छा। जो मेरे दोस्त अभी बात कर रहे थे, वो यकीनन इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ जब वापस आया तो वही वो होगा। किसी और को बनाने के लिए नहीं आया, अच्छा वही वो बनेंगे खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान के। देखिए मेरी बात सुने, आपने सवाल पूछा है, जी जी, उसका मैंने जवाब दिया आपको कि नवाज शरीफ इन सारे मुखालफत के बावजूद उनको उल्टाकर अपनी हिकमत अमली से कामयाब होकर यहाँ आया। ओके। और अब उसका टारगेट प्राइम मिनिस्टर बनना है। अच्छा। और अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही होगा, ये बात याद रखें। लेकिन डॉक्टर साहब जरा इसमें ये भी ले लें कि अगला जो इक़्तिदार हम देख रहे हैं उसके अंदर तो उस तरह के इख्तियारात हमें नजर ही नहीं आ रहे। देखिए अच्छा, उसकी वजह आप देखिए, क्या मियां साहब इस पे कॉम्प्रोमाइज? पहली बात तो ये है कि मियां साहब ने ये 3rd टाइम अपने सियासी सफर का फिर आगाज करेंगे। आगाज करना है। पहली बात तो ये कि जो रिवायत इमरान खान साहब की हुकूमत में या उसके बाद 1.5 साल की हुकूमत में या केयर टेकर में रही है, आप बहुत पीछे चले गए हैं, तो वहीं से वो आगाज करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को ये बैरियर तोड़ना होगा और उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इन बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनके पास मतलब पाकिस्तान को स्टेबल कर सकते हैं। अगर अगली हुकूमत 5 साल के लिए नहीं होगी, हाँ। तो मुल्क स्टेबल नहीं होगा। अच्छा। इसलिए जो भी हुकूमत आएगी, लेकिन क्या इंडिपेंडेंट हुकूमत होगी अगर नवाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? इंडिपेंडेंट से जो आप कह रही हैं ना, मैंने कहा है कि जो स्पेस ले ली गई थी ना, वो रिट्रीव करनी है। अच्छा। और वो वापस हो जाएगी। देखिए अगर ये बात ना होती तो नवाज शरीफ वापस ना आते। जिनको सजा दे दी गई थी, जिनको फारिग कर दिया गया था, जिनको दफन कर दिया गया था, वो जिंदा होकर वापस आए हैं और मैदान में और ललकार रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो डिक्टेशन नहीं लेंगे। राज साहब आपका पॉइंट आ गया, आपको जवाब मिल गया। मुझे बताइए, आपने अब अगला सवाल करना है। यही है कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे नहीं लेनी और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है। 5 साल तक सियासत और मईशत को संभालेंगे। ये डॉक्टर साहब तो हमेशा जाहिर है बड़े विजडम वाले इंसान हैं और ये बात जो कर रहे हैं, इनके पास कोई नून लीग की इनसाइड होगी नहीं, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं। लेकिन हमें जो ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही है उसमें यह है कि नून लीग की मैक्सिमम हमें जो सीटें नजर आ रही हैं वो 80 से 90 95 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन हालात के अंदर जो इंडिपेंडेंट, चले ये तो हमारे अंदर के हालात है ना राज साहब, मुझे बाहर के हालात मैंने आप तक पहुंचाने हैं। मुझे ब्रेकिंग करने दे। हल्का NA 129 है जनाब, जहां पर पोलिंग स्टेशन 265 में ख़वातीन की वोटिंग का अमल शुरू ही नहीं हो सका है। ख़वातीन लाइंस में खार हो रही हैं और ख़वातीन वोट कास्ट किए बगैर रवाना होने लगी हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके मुताबिक थैलों से निकलने वाली वोटिंग लिस्टें गलत होने की वजह से वोटिंग का अमल शुरू ही नहीं हो सका है। यह हम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि जनाब NA हल्के से आपको बता रहे हैं कि जो पोलिंग का अमल है वो शुरू ही नहीं हो सका है। NA 129 है पोलिंग
स्टेशन 265 है जहां पर खवातीन की वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। खवातीन लाइनों में ख्वार हो रही है, खवातीन वोट कास्ट के बगैर ही घरों को रवाना होने लगी हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वहां पर तैनात है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि थैलों से निकलने वाली जो वोटिंग लिस्टें हैं वो गलत होने की वजह से वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। और ये सारी फुटेजेस हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जनाब वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद है, खवातीन की एक लंबी कतार है वहाँ पर लगी हुई थी। जमे गफीर भी एज सच हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी वहाँ की सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करें कि हल्का नंबर 129 है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन 265 में खवातीन की वोटिंग का अमल शुरू ही नहीं हो सका है। सुबह 8 बजे का वक्त था, 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू हो जाना था, लेकिन अभी 11:40 हो चुके हैं और वहां पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। खवातीन लाइनों में लगी हुई थी, ख्वार हो रही हैं और अब खवातीन वोट कास्ट किए बगैर ही घरों को रवाना होना शुरू हो चुकी है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वहाँ के, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि थैलों से निकलने वाली वोटिंग लिस्टें गलत होने की वजह से वोटिंग का अमल अभी तक शुरू ही नहीं हो सका है। तो ये सारी सूरत हाल है जो हम आपके साथ अपडेट कर रहे हैं कि जनाब ये तो एक पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल है जो हमने आपको बताई है। इस तरह के और भी कितने पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पर अभी पोलिंग का अमल शुरू ही नहीं हो सका है। तो बात करते हैं तो खवातीन खार होके घर वापस जा रही हैं और लिस्टें ही गलत निकल आई हैं वो थैलों में से। हर इलेक्शन ये क्या सिचुएशन हुई है? हर दफा इलेक्शन होता है तो उसमें ऐसे कुछ ना कुछ होता है ऐसा। जहाँ पे वोट रोकने होते हैं। अच्छा, जहाँ पे वोट रोकने होते हैं। भाई आज एक क्लिप देख रहा था। अच्छा। कि एक ड्राइवर है, उनको प्रिजाइडिंग अफसर लगा दिया गया। अच्छा। और वो कह रहा था जी मुझे तो लिखना पढ़ने नहीं आता और मैंने लिख के दिया कि मुझे ना लगाए। तो आज मुझे वो कहता है लेटर मिला और मुझे फोन आया कि आप पहुंचे क्यों नहीं। उन्होंने कहा सर मैं ड्राइवर हूँ, अब मैं प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर क्या करूँगा। तो ये इलेक्शन के कमीशन के जो ब्लंडर्स हैं ये हर इलेक्शन में चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा। वोट किसी का किसी जगह, लिस्टें किसी जगह, कई जगह पे वोटिंग का अमल शुरू नहीं होता। लेकिन ये अच्छा किया चीफ जस्टिस साहब ने, कहीं ये नहीं कह दिया कि एक तो उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी की अगर बात की तो वो घर में तो आप कर सकते हैं, चैनल पे नहीं कर सकते। उन्होंने क्या घर में उन्होंने ये नहीं कह दिया कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इस पे भी आप बात नहीं कर सकते। चलो उनकी मेहरबानी, इतनी इजाजत दी है उन्होंने। लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था वो ये थी कि मुझे लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको आप पीटीआई के लोग कह सकते हैं वो इतनी तादाद में ज़रूर इलेक्ट हो जाएंगे कि वो किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे वाकई। और वो अगर टिल्ट उनका पीटीआई पीपल्स पार्टी की तरफ होगा तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अपसेट हो सकता है। और नून लीग को गवर्नमेंट बनाने के लिए ऐसे उन लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, कुछ लोगों को मिलाना पड़ेगा। अच्छा। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा शुएब साहब आप क्या कहेंगे इस पे ऊपर? एक तो सारी सूरत हाल पर, दूसरा इंडिपेंडेंट हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती है? अभी भी वो हमें सबकी जमहूरियत का जो नारा लगाते हैं उनकी इकट्ठी ही हुकूमत आएगी, मखलूत हुकूमत आएगी। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये खरीद फरोख्त का बहुत बाजार गर्म करने की बातें हो रही हैं। जो लोग बिकेंगे ना उन्हें ये पता है कि उसके बाद उनके साथ उनके इलाके में, उनके रिश्तेदारों में, उनके घर में क्या होगा। उनके अपने घर के वोट उनके साथ नहीं है अगर वो वहां पे जाएंगे तो। ऐसे ही ये याद रखिएगा, ऐसे ही है, रिएक्शन बहुत ज्यादा। इसमें ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है, बिक जाएंगे। ये बिकने वाला काम नहीं होगा इस दफा। अच्छा मैं और एक बात छोटी सी, एक पार्टी उन्होंने सिलेक्ट की हुई है जिसमें इन्होंने जाके अपनी ज्वाइनिंग देनी है। अच्छा। आजाद ने। अच्छा। ये ऐसी आसानी से खेल नहीं हो वो रहा। तो कह रहे हैं आजाद हमारे साथ है। नहीं, ये आजाद को उसने सर झुकाने के लिए जगह दी हुई है। अच्छा। हाँ जी, वो एक खेमा है जहाँ पे घुस जाएंगे सारे। अच्छा। ये वक्त बताएगा, अभी आप देखते रहिए। मैं शुएब साहब आपने जो बात की उससे एग्री करता हूँ, लेकिन हमने ये देखा है पिछले 20-25 साल में 99 में भी जब ये काफ लीग बनी थी जी, तो बड़े लोटे लोग घरों के बाहर ले जाते थे, पथराव करते थे, गालियां निकालते थे। इवन एक ज़माना आया कि लोगों के बच्चे स्कूल जाते थे, उनको गालियां पड़ती थी। फिर वो दौर ख़त्म हो गया। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी सियासत का हिस्सा रहा है और रहेगा। यानी आप कह रहे हैं जब घर में खुशहाली हो रही हो, बच्चों को पैसे आ रहे हो तो बच्चे चुप कर ही जाते हैं। टर्न कोर्ट्स है ना, टर्न कोर्ट्स ये कोई आपको नई बात नहीं है। लेकिन ये सर ये वो वाले टर्न कोर्ट्स नहीं है, गुजारिश सुन लें, ये पार्टी के हैं। अच्छा। गुजारिश सुन लें, पहले भी पार्टी के थे। जब सर वो थे ही टर्न कोर्ट सारे। बात तो सुन लें, काफ लीग में जब लोग गए थे 150-200 लोग,
वो नून लीग के थे। मतलब शुएब साहब आप ये कह रहे हैं कि लोटे अब नहीं हो सकते। 225 लोग आईपीपी में गए। मैंने आपको पहले भी ये दिखाया था, ये आपको नहीं जीने देगा। अच्छा। 225 लोग, या तो इसको सारी उम्र के लिए बंद कर दें, इंटरनेट खत्म कर दें, सोशल मीडिया खत्म कर दें, पाकिस्तान के अंदर कोई लिबर्टी खत्म कर दें। मैं और बीवी अपनी घर में बैठ के बात नहीं कर सकते, मैं अपने बच्चे को डांट नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरे खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकता, देन इट्स ऑलराइट। ये वो रशिया नहीं मैंने वो मुल्क देखा है 1980 में, मैं रशिया गया था। अच्छा। वहाँ कसम खुदा की बीवी बाशौर के खिलाफ मुखबरी करती थी, बेटा बाप की मुखबरी करता था, बाप बेटी करता था। हमारे लिए वो लाया जाएगा दौर, अगर हमने ये चाहिए ना कंट्रोल्ड तो फिर यही कुछ होना है। पाकिस्तान, इस किस्म का पाकिस्तान चाहिए हमें। पाकिस्तान के हर घर में लोग अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। जी जी डाल रहे हैं, बेशक ऐसी है। लेकिन जो ये बात कर रहे थे कि हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर जो हमारे लोग हैं उनमें टर्न कोर्ट्स की बहुत बड़ी तादाद है। देखिए 99 से लेकर अब 2023 देख लेना आप। हाँ जी। कि 225 आदमी पीटीआई के आईपीपी में चले गए। हाँ जी। जिन्होंने कहा खाली खैमा रखा हुआ है, उस खैमे में कई लोग आ जाएंगे। चले आईपीपी ने सीट एडजस्टमेंट भी तो कर ली नून लीग के साथ। ज्यादातर वो लोग टूटे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे और इलेक्टेबल्स थे। जो पीटीआई के अपने वर्कर्स थे उसमें बहुत कम लोग गए हैं, जो पुराने नजरियाती लोग थे। अच्छा, अब भी थोड़ा सा नजरियाती टच आया सियासत में, और ये नैरेटिव की बेस के ऊपर जो इलेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने कुरान पे हलफ दिया है, इनके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। चंद लोग टूटेंगे और अभी से कहा जा रहा है कि उनसे राब्ते हैं। अच्छा। इनके होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा लोग अक्सरियत से नहीं टूटेंगे। और मुझे लगता है कि वो पीटीआई के अंदर जाने में उनको कोई कबाहत नहीं, आईनी और कानूनी तौर पे वो एक पार्लिमानी ग्रुप तश्कील देंगे और वो मुतफिका तौर पे फैसला करेंगे। ये बात आप, मुझे एक छोटी सी बात करनी है। दो बड़ी पार्टी पीपीपी और पीएमएलएन, वो सबसे पहले अब खुद इत्तेहाद करेंगे। नहीं, वो दोनों बड़ी पार्टियां नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस मुल्क की पीटीआई है, जिसने पिछले इलेक्शन में 1,68,00,000 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून तो 1.5 करोड़ पे भी नहीं पहुंची थी। ये डेटा बता रहा है या आप दावा करें? ये वोट है, करें हमारे देखने वालों। 2018 के इलेक्शन वोट है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो सहूलियत अब अवेलेबल नहीं है। नहीं, उस इलेक्शन में जो हुआ था वो सामने ही है। अब क्या हुआ था जी? आ गई है। अच्छा चलो, वो हुआ था, मैं बताता हूँ, क्या हुआ था मैं बताता हूँ। मैं बताऊंगा फिर। बात सुनना, आपने 2018 में, हाँ जी, कौन सी सहूलियत? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, भाई साहब मेरी बात कर रहे हैं कि 18 में जो इलेक्शन हुआ था वो तकरीबन वही इलेक्शन था जो अब हो रहा है। अच्छा। 50 बंदे इलेक्टेबल थे जिनको जनरल फैज साहब ने खुद फोन करके वकास अकरम से लेकर अली शेर गुरचानी तक रिपोर्ट करें और कहा कि अपना निशान छोड़ें, नून को छोड़ें और नए निशान पे इंडिपेंडेंट लड़ें। अच्छा। वो आज भी बयान दे रहे हैं हल्फी। 80 बंदों को तो रात को बैठा दिया गया, उसके अलावा आरटीएस बैठा दिया गया, उसके अलावा आरटीएस तो आज भी बैठ गया है। ये कह रहा हूँ कि ये सुबह से ही बैठ गया आरटीएस। शुएब साहब कह रहे हैं कि जो 18 में हुआ उससे पहले 2008 में हुआ, अब 24 में होगा। ये छोटी मोटी जो हेरा फेरी चलती रहती है। एक छोटी सी बात करनी है। अफसोस हो रहा है मुझे कि आज हम यहाँ बैठ के अपनी पूरी कौम को बिकाऊ बेगैरत करार दे रहे हैं कि ये टके टके पे बिकते हैं। नहीं, ये नहीं इनको जब चाहे खरीद लो, चाहे वो गरीब आदमी है, वो रोटी के लिए वो वोट बेचता है, वो तो बिक रहे हैं। अमीर आदमी एमएनए है, वो मुराद के लिए बिक जाता है दूसरी पार्टी पे, अपनी पार्टी छोड़ देता है। ये बेगैरती है, बेगैरती और क्या होती है? मेरी बात बिकना क्या है? अच्छा चल, लेकिन बदकिस्मती से अच्छा 250 बंदे बिक चुके हैं। हमें मोरालिटी पे भी बात करनी चाहिए कि आज का इन हालात में, इन इलेक्शंस में, इस तरह के इल्जामात में जो लोग इलेक्ट होंगे, वो देखें प्राइम मिनिस्टर की जो सीट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान, सबसे बड़ा होता है इस मुल्क का, वो मोरालिटी के ऊपर खड़ा होता है जी। अब देखना यह है कि ऐसे इल्जामात और ऐसे इलेक्शन और ऐसी सूरत हाल जिसका बार बार तस्करा शुएब साहब कर रहे हैं, इन हालात साहब ने भी कहा है। अच्छा साहब ने कहा वैसे ही इलेक्शन है जैसे। अच्छा, इन हालात में जो बंदा इलेक्ट होगा वो क्या मॉरल लेके दुनिया में जाएगा, दुनिया किस तरह एक्सेप्ट करेगी और वो दुनिया से क्या ले सकेगा इस मुल्क के लिए, ये सारे सवाल बहरहाल मौजूद हैं। और फिर मैं उस सवाल की तरफ आऊँगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है, कायदे मोहतरम के बारे में, कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं जिस नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ उनका मिजाज नहीं है जिस तरह का आगे पाकिस्तान 2025 में, 2026 में मुझे पता है। अच्छा, कि जिसमें SIFC क्या करेगी, सियासत और मैशत अलग होंगे, कंट्रोल सिस्टम होगा और वहाँ आप कह रहे कंट्रोल सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा। पाकिस्तान के सियासतदानों को मैसेज दे दिया गया है अच्छा, कि इस तरह के सिस्टम में भाई जी चलना है तो ओके, नहीं चलना तो सुकून करें।
आप भी अडियाला जाओ। तो सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस तरह की नौकरी करने के मूड में हैं? हाँ। मेरा ख्याल है कि ना उनका मूड है, ना उनका मिजाज है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब फिट इन हो सकते हैं आने वाले पाकिस्तान में, सिर्फ अच्छा शहबाज शरीफ साहब फिट इन हो सकते हैं। और जो मौजूदा बड़ी लीडरशिप है, बिलावल साहब के मिजाज में शायद वो चीज़ ना हो। ओके। इवन जो जेल के अंदर साहब बैठे हुए हाँ हैं, जी। उनको भी कहें कि इस तरह के कंट्रोल सिस्टम में बनना है तो वो भी शायद रिफ्यूज कर दें। ऐसे उन्होंने करना होता तो अंदर ना बैठे होंगे, पहले ही कर चुके होंगे। मियाँ साहब को भी वापसी का रास्ता ना मिलता, उन्होंने तो 4 साल पहले इनकार कर दिया था, तभी तो वहां बैठे हैं, तभी तो रास्ता बना है। और मियाँ साहब 40 साल के बाद सियासत करने के बाद अब इक़्तिदार में दोबारा आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वैल्यूज नहीं, वो तीसरी दफा आ रहे हैं। वैल्यूज को सामने रखना चाहिए था। तीसरी दफा आ रहे हैं चौथी दफा। नहीं, हमारे यहाँ मसला ये, मैंने भी पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ वैल्यूज का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो बड़े अफसोस का मुकाम है, हम जमहूरियत की, आज़ादी की बात करते हैं, और लेकिन इस्लाम की नहीं बात आती हमें करते हैं। जमहूरियत। इस्लाम का तो हमारे करीब से होके गुजर गुजरा ही नहीं है, बिल्कुल। देखिए, हमारे हुक्मरानों का और हमारी अशराफिया का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ, इस्लाम की बुनियादी चीज के साथ। इनको वो ज़ाब्ते, वो कायदे पता नहीं है, भूल गए हैं, इनको घर में बताए नहीं गए। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि आज हमारे घरों में तरबियत ख़त्म हो गई है, और शायद इनके घरों में जो हमारे हुक्मरान है तरबियत पहले ही नहीं थी, वरना इनको ये पता होता कि आपने जिम्मेदारी क्या होती है। आपके जब आपके सर पे ये इतना बड़ा ताज रखा जाता है तो उसके साथ रात को भूखा सोने वाला कुत्ता भी आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ आपकी 10 करोड़ लोग एक टाइम की रोटी, क्या मैं कहता हूँ, अब तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं। जुल्म की इंतहा है। आप हुक्मरान बनना चाहते हैं और दिया क्या आपने इस कौम को? भूख और नंग, गुर्बत। वो रोटी कपड़ा मकान वालों ने कौन सी रोटी कपड़ा मकान दे दी है? कहाँ है वो रोटी कपड़ा मकान? कहाँ है वो सोशलिज्म? कहाँ है इस्लाम, हमारी मैशत, जमहूरियत, कहाँ गया सारा? उनके मंशूर में इस दफा सोलर पैनल है, 300 यूनिट बिजली है, यही बता रहा हूँ ना कि हम जिस मजहब पे अमल करते हैं, जो मेरे नबी ने हमें दिया है, उसमें तो मैं कल भी आपसे कहा था, मुनाफिकत और झूठ मना है। झूठ बोलने वाला मुनाफिक ही है, क्योंकि झूठ बोल के वो सब कुछ मुकरता है उससे जो जायज है। मनीबा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी लीडरशिप इस वक्त नजर आ रही है, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, बार बार हम सारे फोन को देख रहे हैं कि शायद इंटरनेट बहाल हो जाए, शायद सर्विसेज बहाल हो जाए, लेकिन मैं ज्यादा देख रहा हूँ इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन नहीं हो रही। मनीबा, किसी लीडरशिप ने, किसी लीडर ने हाँ जी, उसका सलूशन नहीं दिया। जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, मसाइल है, जो बुनियादी मसाइल है, बिल्कुल बहुत ऐसे बड़ी ही है। बदकिस्मती है। गुज़श्ता 5 सालों में राज साहब हमने ये जो महंगाई का अजियतनाक दौर निकाला है, अवाम पूछ रही है कि इसका सलूशन क्या है। वो कहते हैं किसी के पास भी कुछ अच्छा, नहीं है। जो लीडर होता है वो मुस्तकबिल की बात करता है, जो सियासतदान होता है वो अगले इलेक्शन पे उसकी नज़र होती है। तो हमारे हजरात जो है ना, ये सियासत तक तो ठीक है, जो लीडरशिप का विजन है वो बदकिस्मती से नजर नहीं वो नजर नहीं आ रहा। और सलूशंस इनके पास कोई है वो कौम के सामने रखते, वो किसी ने नहीं, वो तो कहते हैं, नून लीग कह रही है हमारे पास बेरोजगारी का फार्मूला भी है, हमारे पास नौजवानों को नई नौकरियां देने का फार्मूला भी है, महंगाई का फार्मूला भी है, लेकिन छुपा के रखे हुए। पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने का भी फार्मूला है। मौका दें तो मैं ये बात करनी चाहूंगा कि हमारे दोस्त शुएब साहब ने हाँ जी, जो बात की है वो बड़ा खूबसूरत वाज है, एक जो हम हर जुमे को सुनते हैं। हाँ जी, और इसके अलावा रोजाना सुनते हैं और निकाल देते हैं। गुजारिश सुन लें, और जब शाम को टीवी ऑन करते हैं तो बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे 80 साल 70 साल वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि मुल्क नाउमीद हो गया, मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा ये ख्याल है कि भुट्टो साहब एक बहुत बड़े लीडर थे अपने ज़माने में, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी, जी जी, उन पर भी धांधली का इल्ज़ाम लग गया था, बिल्कुल। और फिर क्या हुआ सबने देखा। मेरा ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो अमली तौर पर निज़ाम तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक उसके बाकी पैरामीटर्स, जिसका ताल्लुक शहर तालीम से है, जैसे कहा मेरे दोस्त ने, तरबियत से है, सियासी पार्टियों का अपना जो स्ट्रक्चर है, कल्चर है, वो गैर जमहूरी है, गैर जमहूरी है। इसलिए जब तक हम ये सारी चीज़ें कवर अप नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तब तक हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, ख्वाब देखते रहेंगे, बयान देते रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी चल रहा है हमें ऐसे ही कबूल करना होगा और बेहतरी के लिए कोशिश करनी होगी। ठीक है राज साहब, लास्ट क्योंकि चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो उस पे एक एक कमेंट आप दोनों का मैं भेजाऊंगी। जो पाकिस्तान का जमहूरी स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, ये डिलीवर करने के काबिल नहीं रहा। इसमें ड्रास्टिक किस्म के
जब तक रिफॉर्म्स आप नहीं करते, साहब 75 साल हो गए पाकिस्तान को हुए हुए। आपको में 100 साल लगे थे। पड़ेगी। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं इस बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। अमेरिका में 100 साल लगे थे, यहाँ आपको- पहुंचते हुए 300 साल लगे। आपको इसमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, बड़ी मेजर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये सिस्टम डिलीवर करने के काबिल होगा। अभी तो आप कह रहे हैं कंट्रोल सिस्टम आना है, फिर कैसे रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे? देखिए इसीलिए वो आ रहा है ना। कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि जितनी इंक्रोचमेंट हुई ना अब हाँ। तक, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म वो ऐसा ऐसा खत्म। शुएब साहब लास्ट मिनट है हमारे पास, क्या कहेंगे? कंक्लूड करें इस अच्छी चीज बात को। है हाँ कि जो सिस्टम लेके आ रहा है वही इंक्रोचमेंट है। अब आप इंक्रोचमेंट खत्म कर दें। थैंक यू वेरी मच। इनकी इंक्रोचमेंट है वो आ रहे हैं, आप कहते हैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। जी जी चलिए, जोक है मेरे लिए, मजाक है, दुनिया में ये। खत्म करने आ इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है। चले ठीक है जी। हमारे इस खित्ते के इर्द गिर्द हाँ जी। चाइना से लेकर ठीक है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, यमन, आगे रूस तक एक निज़ाम चल रहा है ठीक जो है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। चले हमें मेरा ख्याल में आहिस्ता उसी आहिस्ता में जाना चीजें- पड़ेगा। हमें उसी पे जाना कंट्रोल पे आना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा जनाब। इसी नोट पे आपने मुझे इजाजत देनी है, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास वक्त आया। घर में अगर आपने सुबह का वक्त वेस्ट कर लिया है, 5 बजे तक का वक्त है आपके पास, घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट ज़रूर कीजिए। अपने पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फ़िकार राहत साहब हमारे साथ मौजूद थे, शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी अपनी राय हमारे साथ शेयर की है। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।